आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2026 में जो गणित का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 822 GA के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 20 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 21 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो यहाँ तक देख सकते हैं 20 प्रश्न जो है बहुविकल्पी प्रश्न थे और पूरी प्रश्न को हल कर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर 1 से चालू हो रहा है, मतलब 21 नंबर का एक क्वेश्चन है और यहाँ 21 नंबर वाले क्वेश्चन को जो है एक एक प्रश्न को जो है हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, अब पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो दिया गया प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि 3 माइनस करनी में 2 अपरिमेय हैं। अब इसको सिद्ध करके बताना है कि 3 माइनस करनी में 2 अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध किया जाएगा, एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे जो सिद्ध कीजिए 3 माइनस करनी में 2 जो अपरिमेय संख्या है, तो उसको सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे, सबसे पहला लाइन लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे यहाँ पर माना लिखेंगे, माना लिखेंगे आपका 6 यहाँ पर 3 है, 3 माइनस करनी में 2 एक जो है परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या। यहाँ पर सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन यहाँ पर क्या लिखते हैं परिमेय संख्या है। शुरुआत में जो है आप परिमेय संख्या लिखेंगे, लेकिन सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे पहला लाइन 3 माइनस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, 3 माइनस करनी में 2 बराबर किसके हो जाएगा, P बटा Q। वे संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। अब यहाँ पर 3 माइनस करनी 2 किसके बराबर है, P बटा Q के बराबर है। अब ये P बटा Q प्लस में है, पक्षांतर कर दें तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करनी में 2 है, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर 3 माइनस हो जाएगा P बटा Q हो जाएगा, बराबर क्या है यहाँ पर करनी में 2 हो जाएगा। ये माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एक एक लाइन जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब Q का गुणा 3 में करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 3Q हो जाएगा, 3Q माइनस जो है P, अब बटा में नीचे क्या है यहाँ पर Q हो जाएगा, बराबर क्या है करनी में 2 दिया गया है। तो यह 3 का गुणा Q में करेंगे तो 3Q हो जाएगा, 3Q माइनस P बटा Q हो गया। यह संख्या जो है परिमेय संख्या है और ये करनी 2 है, यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर 3Q क्या लिखेंगे आपका 3Q माइनस P बटा Q जो है, यहाँ लिखेंगे 3Q माइनस P और बटा में क्या है यहाँ पर Q, एक कौन संख्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये तो परिमेय संख्या हो गया क्योंकि P बटा Q के रूप में है, तो यह परिमेय संख्या हो गया। और यहाँ बगल में जो बराबर दिया गया है और करनी 2 जो दिया गया है, करनी 2 ये कौन संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय संख्या मान लेंगे, करनी 2 कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। तो बताइए यह संख्या कभी बराबर हो जाएगा, यह परिमेय है और यह अपरिमेय है, ये कभी दोनों संख्या बराबर हो नहीं सकते हैं। जब बराबर नहीं हो सकते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे अगला लाइन 3Q माइनस P बटा, यहाँ हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा करनी में 2 जो था, और ये बराबर को जो है काट दिया जाएगा, बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि यह परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय है। तो कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। और जब नहीं हो सकता है तो लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में, अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे लास्ट में, और अतः लिख देंगे, और अतः में लिखेंगे 3 जो है 3 माइनस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब लास्ट में क्या लिखाएगा आपका अतः हो जाएगा 3 माइनस करनी में 2 एक कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कभी परिमेय नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता है, इसलिए 3 माइनस करनी में 2 एक जो है अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध हो गया। कितना आसान विधि से इसको सिद्ध किया गया है। और ये 2 नंबर का में यह प्रश्न हमेशा आता है। तो ये 2 नंबर को अगर तैयारी करना है तो आप इतना लाइन को याद कर लीजिए, कैसे इसको हल करना है। एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है। सबसे पहला जो है P बटा Q के बराबर में करेंगे, और P बटा Q प्लस में था, पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस था ये पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा। Q में गुणा करेंगे 3Q माइनस P बटा Q, यह एक परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय है। तो कभी परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। जब नहीं हो सकते हैं तो अतः 3 माइनस करनी 2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है, y अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ हैं। अब यहाँ y अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर
यहाँ y अक्ष पर एक बिंदु मान लेंगे। y अक्ष पर जो बिंदु माना जाएगा उसको क्या माना जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर y अक्ष पर बिंदु जो है माना, यहाँ लिख लेंगे माना y अक्ष पर, माना y अक्ष पर जो बिंदु है उसको, बिंदु को क्या मानेंगे, y अक्ष पे जब कहा जाएगा तो 0, y मानते हैं। अगर देखिए अगर x अक्ष पर है तो x, 0 मानेंगे और y अक्ष पर बिंदु है तो 0, y है। अब यहाँ पे लिखेंगे 0, y। इस बिंदु का नाम हो जाएगा P, इसका नाम A, इसका नाम B। अब A का मान कितना प्रश्न में दिया गया है, तो 2, -5 दिया गया है और B का मान दिया गया -2, 9 दिया गया है। 2, -9 दिया गया, किसका मान ये दिया गया है, यह B का मान दिया गया है। यहाँ A का मान और B का मान प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहाँ पे बताया गया कि समदूरस्थ होते हैं। समदूरस्थ का मतलब सम माने बराबर, यहाँ PA के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी आपस में क्या है, बराबर होते हैं। कब, समदूरस्थ के लिए। तो पहले हल करेंगे PA के लिए, यहाँ लिखेंगे PA के लिए, PA के लिए हल करेंगे तो पहले P का मान नोट करेंगे, उसके बाद से A का मान नोट करेंगे। तो P का मान क्या है, 0, है, 0, और A का मान क्या है, 2, -5 है। अब इसको जो है x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे। और दूरी का सूत्र होता है d बराबर, सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट होता है x1 माइनस x2 का वर्ग होता है प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग होता है। ये सूत्र किसका है, दूरी का सूत्र है। और किसके लिए हल करना है, PA के लिए। अब आगे हल करेंगे तो d बराबर हो जाएगा √x1। अब x1 कितना है, 0, -2 का वर्ग हो जाएगा प्लस y1, y प्लस 5 का क्या है, वर्ग हो जाएगा। यहाँ y1 का मान y है, y2 का मान -5 है। अब 0 में से 2 घटा देंगे तो क्या बनेगा, d बराबर करनी में 0 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या बनेंगे, -2 का वर्ग हो जाएगा प्लस, और यहाँ लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर। यहाँ a + b का होल स्क्वायर भी तोड़ सकते हैं, या यहाँ लिख सकते हैं y + 5 का होल स्क्वायर। अब 2 का वर्ग क्या होता है, तो 2 का वर्ग जो होता है अंडर रूट, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो वर्ग से माइनस हट जाएगा तो 2 का वर्ग क्या बनेगा, 4 + y + 5 का होल वर्ग हो जाएगा। ये किसके लिए हल कर लिए, PA के लिए जो है हल कर दिया गया। अब यहाँ पर लिखेंगे PB के लिए, अब यहाँ लिखेंगे PB के लिए, PB के लिए। अब PB के लिए जब हल करेंगे तो क्या मान आएगा, तो पहले P का मान नोट करेंगे, उसके बाद से B का मान नोट करेंगे। तो यहाँ पर P का मान क्या है, तो P का मान जो दिया गया है 0, y और B का मान दिया गया है -2, 9 दिया गया है। इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। अब यहाँ D का सूत्र लिखेंगे, D बराबर सूत्र क्या है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ये किसका सूत्र है, दूरी का सूत्र हो जाएगा। अब इसमें मान को रख लेंगे तो d बराबर करनी में x1। अब x1 कितना है, तो x1 देख रहे हैं 0 है, 0 - 2 तो +2 हो जाएगा, +2 का वर्ग हो जाएगा प्लस y1, y -9 का होल वर्ग हो जाएगा। d बराबर हो गया अंडर रूट 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस y -9 का होल वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना, 4 प्लस y -9 का होल वर्ग। अब यहाँ पर जो दिया गया है समदूरस्थ के लिए अब हल करेंगे, तो समदूरस्थ के लिए क्या नियम होता है, समदूरस्थ के लिए अगर लिखेंगे यहाँ पर समदूरस्थ के लिए और समदूरस्थ का क्या नियम होता है, समदूरस्थ के लिए नियम होता है कि PA के बीच की दूरी, PA के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी, PB के बीच दूरी, PA के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी। तो PA का मान कितना है, तो PA का मान जो दिया गया है अंडर रूट हो जाएगा x1 - x2 का मान जो देख सकते हैं, PA का मान कितना आया है एक बार देख सकते हैं। जो x1 - x2 y1 - y2 का जो होल वर्ग जो मान भरे थे कितना आया था, 4 + y + 5 का वर्ग। यहाँ क्या लिखेंगे, अंडर रूट 4 + y + 5 का वर्ग। और इधर जो दिया गया है बराबर करनी में इधर दिया गया है y 4 यहाँ पर भैया 4 + y - 9 का होल वर्ग।
ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है 4 + y + 5 का वर्ग, इधर है 4, देखिए 4 + y - 9 का वर्ग, ये PA के बीच की दूरी और ये PB के बीच की दूरी। अब यहाँ पर कर्णी को हटाना है, तो कर्णी हटाने के लिए नियम क्या होता है, दोनों पक्षों में वर्ग करिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में जो है वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो कर्णी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे तो कैसे वर्ग होगा, कर्णी में क्या हो जाएगा, कर्णी में क्या दिया है 4 + y + 5 का होल वर्ग था, और इसके ऊपर वर्ग करेंगे क्योंकि दोनों पक्षों में वर्ग करना है, बराबर अंडर रूट में क्या है 4 + y - 9 का होल वर्ग, और इसके ऊपर वर्ग हो जाएगा। कर्णी को हटाने के लिए नियम क्या है, दोनों पक्षों में वर्ग करना चाहिए, दोनों पक्षों में अगर वर्ग करेंगे तो कर्णी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर 4 + y + 5 का होल वर्ग बराबर, और इधर भी कर्णी हट जाएगा, तो कर्णी इधर हटेगा तो क्या बनेगा 4 + y - 9 का होल वर्ग। अब दोनों पक्षों में 4 है तो 4 से 4 को काट सकते हैं, 4 पक्षांतर भी करेंगे तो 4 प्लस में पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा, y + 5 का वर्ग, इधर बचा है y - 9 का जो है वर्ग है। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ जगह थोड़ा सा है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं क्या बचा था, y प्लस जो है 5 का होल वर्ग है बराबर है y - 9 का होल वर्ग है। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² का मतलब 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 10 से यहाँ पर y हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, y का a का वर्ग 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, 9 दूनी 18y हो जाएगा। a² b² 2ab, a² b² और यहाँ पर -2ab है ना, यहाँ माइनस का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का होल स्क्वायर, क्या कटेगा y² से y² को काट दीजिए, और यहाँ 18y जो है इधर आ जाएगा और 25 उधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा 10y + 18y बराबर 81 - जो है 25 हो जाएगा। 18 और 10 मिल करके क्या बनेगा यहाँ पर 28y बराबर 81 में से 25 घटा देंगे, ये हो जाएगा 56, और y बराबर क्या बनेगा यहाँ पर, y बराबर 56/28 हो जाएगा, और 28 दूना क्या बनेगा 28 दूना 56, y का मान क्या आ गया 28 दूना 56, 2 आ जाएगा, तो y का मान 2 आ गया। और इसमें बिंदु पूछा जा रहा था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः बिंदु, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः y अक्ष पर, अतः y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर जो है बिंदु क्या बन जाएगा, तो y अक्ष पर बिंदु क्या माना गया था 0, y। अब यहाँ मान भर दीजिए 0, और y का मान क्या था 2 है, तो y का मान 2 हो जाएगा, 0, 2 जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक एक लाइन जो है आपको अच्छे से समझाया गया है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिंदुओं A 8, 2 और B 2, -2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर AB एक रेखा है, इसको 4 बराबर भाग में विभाजित किया गया है। यहाँ से A और B यहाँ पे 4 बराबर, यहाँ से लेकर के 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, यहाँ तक 4 भाग। अब 4 बराबर भागों में जो है A का मान दे दिया गया है, A का मान 8, 2 है, और B का मान जो दिया गया है 2, -2 है। अब यहाँ पर A B जो दिया गया है इसमें 4 बराबर भाग है, 1 बराबर, 2 बराबर, 3 बराबर, 4 बराबर। अब यहाँ पर इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पर C का निर्देशांक ज्ञात करना है, D का निर्देशांक ज्ञात करना है, और E का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा। अगर AB का मध्य बिंदु निकालेंगे, AB का मध्य बिंदु मतलब D होगा, तो AB का मध्य बिंदु जब निकल जाएगा D का मान, तो D का मान जब निकल जाएगा तो AD का जब मध्य बिंदु करेंगे तो C का मान निकल जाएगा, और DB का मध्य बिंदु करेंगे तो E का मान निकल जाएगा। इसका मतलब इसमें मध्य बिंदु का सूत्र लागू करके जो है क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे AB के मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे यहाँ पर AB के लिए, पहले हल करेंगे, क्या लिखेंगे आपका AB के लिए। अब AB के लिए जब हल करेंगे तो उसका मध्य बिंदु निकालिए AB के लिए, तो A का मान क्या दिया है 8, 2 और B का मान क्या दिया है 2, -2। अब लिखेंगे यहाँ पर मध्य बिंदु का सूत्र, लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे मध्य बिंदु का सूत्र, और मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, और मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला आप लोग जानते होंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है, यहाँ क्या लिखेंगे सूत्र क्या बनेगा, अब यहाँ सूत्र लिखेंगे x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2 हो जाएगा। अब इसमें मान को रखेंगे, अब x1 का मान क्या है, तो x1 इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। तो x1 का मान कितना है,
अब यहाँ x1 का मान भरेंगे, x1 का मान 8 है और x2 का मान 2 है। 8 + 2 बटा 2 और यहाँ 2 - 2 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। 8 2 10 हो जाएगा, 10 बटा 2। अब यहाँ लिखेंगे 10 बटा जो है 2 और कामा 2 में से 2 जाएगा 0 बटा 2। अब 2 से 10 काट देंगे, क्या बनेगा 5 कामा 2 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 कामा 0। और यह मध्य बिंदु किसका निर्देशांक, ए बी के लिए अगर मध्य बिंदु निकालें तो ए बी का मध्य बिंदु डी हो जाएगा। ये किसका माना गया, डी का। यह मान किसका है तो कहेंगे डी का माना गया, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु डी होगा। अब डी के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर डी का माना गया 5 कामा 0, 5 कामा 0। अब डी का मान निकल गया। अब हमको सी का मान निकालना है और एक ई का मान निकालना है। अब ए डी के बीचों बीच में कौन है, सी है। तो अब ए डी के लिए जब हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए डी के लिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका ए डी के लिए, यहाँ लिखेंगे ए डी के लिए। और ए डी के लिए जब हल करेंगे तो पहले ए का मान रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ए डी के लिए। तो ए का मान क्या था, 8 कामा 2 है, 8 कामा 2 है। और यहाँ डी का मान जो निकाला गया, डी का मान क्या निकाले हैं, 5 कामा 0 है। इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। और यहाँ पर जो है सूत्र लागू करेंगे, क्या सूत्र बनेगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या लिखेंगे आपका, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। और मध्य बिंदु का निर्देशांक का क्या सूत्र है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर, अब सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, मध्य बिंदु का निर्देशांक का क्या सूत्र हो जाएगा, x1 + x2 बटा 2 कामा y1 + y2 बटा 2। अब इसमें मान रख लेंगे, x1 का मान कितना है, 8 है और x2 का मान 5 है, 8 + 5 बटा 2 और 2 + 0 हो जाएगा यहाँ पर, 2 + 0 बटा 2। अब यहाँ 8 5 क्या हो जाएगा 13। अब 13 बटा 2 क्या बनेगा आपका, 13 बटा 2 और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 बटा 2। अब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसका निर्देशांक आ गया 13 बटा 2 कामा 1, 13 बटा 2 कामा 1। क्या बनेगा यहाँ पर, किसका मान निकल गया, सी का मान जो है निकल गया 13 बटा 2। यहाँ लिखेंगे क्या बनेगा, 13 बटा 2 कामा 1, 13 बटा 2 कामा 1 हो जाएगा, 13 बटा 2 कामा 1 हो गया। अब किसका निर्देशांक निकालना है, तो डीबी के बीचों बीच का, डीबी के बीचों बीच का मान निकालेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर डीबी के लिए, यहाँ लिखेंगे डीबी, डीबी के लिए। अब डीबी के लिए जब हल करेंगे तो डीबी के लिए जब हल करेंगे तो पहले डी का मान रखेंगे। तो डी का मान क्या दिया है, तो डी का मान निकला है 5 कामा 2 है, 5 कामा 0, 5 कामा 0 है। और बी का मान कितना आया है, 2 कामा -2 है। अब इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। अब लिखेंगे यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक, लिखेंगे यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या है, अब मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लिखेंगे, क्या सूत्र है, x1 + x2 बटा 2 कामा y1 + y2 बटा 2। ये सूत्र है मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र हो जाएगा। अब इस मान को रख लेंगे, x1 कितना है, तो x1 5 है, क्या लिखेंगे आपका 5 + 2 बटा 2। और y1 कितना है, 0 - 2 बटा 2, 5 2 मिलकर के क्या बनेगा 7 बटा 2। और 0 में 2 घटाएंगे, -2 बटा 2, सब इसको काट देंगे, क्या बनेगा 7 बटा 2 कामा 2 से कट जाएगा -1। क्या है आपका यहाँ पर मान, 7 बटा 2 -1। ये किसका निर्देशांक आ गया, डीबी के बीचों बीच का, डीबी का मध्य बिंदु निकल गया। तो डीबी का मध्य बिंदु के जगह पर रख लेंगे, कितना आएगा, यहाँ डीबी का मध्य बिंदु कितना आया है, 7 बटा 2, क्या आया है 7 बटा 2 कामा -1। अब ये चारों निर्देशांक देख सकते हैं यहाँ पर, चारों भाग का, इसके बीच का भाग निकल गया मध्य बिंदु, इसके बीच का और इसके बीच का, सब निकल गया मान। तो एक एक लाइन जो है समझाया गया। सबसे पहले ए बी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो डी का मान निकलेगा, और ए डी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो सी का मान निकलेगा, और डी बी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो ई का मान निकलेगा। और मध्य बिंदु का सूत्र आप लोग को याद हो गया, क्या सूत्र है, x1 + x2 बटा 2 कामा y1 + y2 बटा 2। इसी सूत्र से 3 बार प्रयोग किया गया, 3 बार प्रयोग किया गया तो 1 मान यह निकला, 2 मान, 3 मान, ये सभी मान जो है निकाला गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, जब इसको क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। सिद्ध कीजिए करनी में 1 + sin x बटा 1 - sin x बराबर क्या लाना है, sec x + tan x। तो यह प्रश्न कई सालों से पेपर में पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर LHS में क्वेश्चन को नोट करेंगे, और LHS में पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्या क्वेश्चन दिया गया है, √ है, 1 प्लस है, sin x है, पूरे का बटा है, 1 माइनस है, sin x है। अब यहाँ पर जो प्लस में दिया गया है तो गुणा किस में करेंगे, माइनस में। नियम होता है अगर माइनस में है तो प्लस में गुणा होगा, प्लस है तो माइनस में गुणा करेंगे। तो 1 प्लस क्या लिखेंगे आपका, sin x से √ में रहेगा, जब करनी में है तो करनी से गुणा करेंगे, करनी में 1 + sin x से अंश एवं
हर में अंश एवं क्या करेंगे यहाँ पर, हर में गुणा करने पर, अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करने पर, गुणा करने पर, अंश और हर में क्या करेंगे यहाँ पर, गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, अंडर रूट हो जाएगा और क्या बनेगा यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, पूरे का बटा हो गया 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणे कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स से नीचे गुणा कर लेंगे और ये कर्णी बड़ा कर लेंगे क्योंकि इसको भी कर्णी में ही गुणा करना है तो कर्णी को तो जो है आपको बड़ा कर लिया जाएगा। अब कर्णी में गुणा हो गया। देखिए यहाँ पर नियम क्या है, माइनस रहेगा तो आप प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अगर प्लस रहेगा तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसको परिमीकरण गुणन कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है परिमीकरण करने के बाद से अब आगे हल करेंगे तो अंडर रूट में क्या बनेगा, तो अंडर रूट में देखेंगे 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, दोनों सेम है तो 1 प्लस साइन सेम है तो क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स का वर्ग हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो गया, वर्ग हो जाएगा। और नीचे देखेंगे एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो क्या बनेगा यहाँ पर a का वर्ग हो जाएगा, a का वर्ग माइनस साइन का वर्ग हो जाएगा, a का वर्ग माइनस साइन का वर्ग हो जाएगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो गया, अंडर रूट बनेगा और क्या बनेगा ऊपर 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का क्या बनेगा, वर्ग हो जाएगा, पूरे का बटा a का वर्ग 1 हो जाएगा माइनस जो है साइन का वर्ग हो जाएगा, साइन का वर्ग a का वर्ग हो जाएगा माइनस साइन का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे आगे बनेगा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो गया और अंडर रूट में क्या बनेगा यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का होल वर्ग, इसको नोट करते चले आएंगे, इसमें कोई काम नहीं करना है। अंश में यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी अंश केवल उतर रहा है, केवल हर में काम करना है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है कास स्क्वायर होता है, क्या होता है, कास स्क्वायर एक्स होता है। किसका सूत्र लिखे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला कास स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर को हटा दें और इसके जगह पर क्या लिख दें, कास स्क्वायर एक्स लिख दें। अब दोनों का स्क्वायर देखेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है। अब स्क्वायर को क्या करेंगे, एक अंडर रूट में जो है लिखने के बाद दोनों का स्क्वायर को एक कोष्टक ऊपर कर लिया जाएगा, स्क्वायर एक कोष्टक ऊपर हो गया, ऊपर क्या है 1 प्लस साइन एक्स है और पूरे का बटा क्या है कास एक्स, दोनों का स्क्वायर को एक कोष्टक पे कर दिया गया है। अब वर्ग से, इस वर्ग से कर्णी को क्या करेंगे, हटा देंगे, कर्णी हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, कर्णी हटने के बाद 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा और पूरे का बटा नीचे क्या बनेगा कास एक्स हो जाएगा, कर्णी हट गया। अब वर्ग से कर्णी जब हट जाएगा तो 1 प्लस साइन बटा कास एक्स हो गया। अब इसको अलग अलग करेंगे, 1 बटा कास साइन बटा कास, तो क्या बनेगा 1 बटा कास एक्स हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा साइन एक्स बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर कास एक्स हो जाएगा। अलग अलग कर लेंगे, हर को अलग अलग कर लेंगे और जब हर अलग अलग हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा और 1 बटा कास क्या बनता है, तो 1 बटा कास सेक एक्स बनता है, 1 बटा कास सेक एक्स होता है और साइन बटा कास क्या बनता है, tan बनता है। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट हैंड साइड, यही आपको लाना था। तो यहाँ पर एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है और एक एक लाइन को में आपको समझाया गया है और कौन कौन से सूत्र इसमें लागू किया गया है आप लोगों को अच्छे से समझ में। अब अगला प्रश्न दिया गया है, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है लाल रंग का एक बादशाह और दूसरा क्वेश्चन है काले रंग का एक इक्का। तो यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करना है लाल रंग का बादशाह का और काले रंग का इक्का का। तो कैसे यहाँ पर हल करेंगे, एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा। यहाँ पर कुल पत्ते कितने हैं, तो यहाँ पर बताया गया प्रश्न में कुल जो पत्ते हैं, कुल ताश के जो पत्ते हैं वह 52 हैं। कुल ताश के जो पत्ते होते हैं वह टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो यह कुल ताश के पत्ते 52 हैं, तो यह हो जाएगा कुल स्थिति, इसको बोला जाएगा। और यहाँ लिखेंगे कुल स्थिति जो है 52 हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कुल स्थिति, टोटल स्थिति इसमें क्या है 52 है। और यहाँ पर बताया गया है लाल रंग का बादशाह, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह कितना होता है, लिखेंगे यहाँ पर लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का जो है बादशाह। और लाल रंग का बादशाह की बात किया जाए तो लाल रंग का बादशाह कौन कौन होता है, तो एक पान का बादशाह होता है और एक जो होता है एक ईंटा का बादशाह होता है। ये दोनों जो आप पान का जो पत्ता होता है वो भी लाल होता है और ईंटा का भी जो पत्ता होता है वो भी लाल होता है। तो लाल रंग का बादशाह दो होते हैं, एक पान का होता है और एक ईंटा का होता है। तो दो बादशाह टोटल हो गए। यह बन गया अनुकूल स्थिति, इसको कहते हैं अनुकूल स्थिति। लिखेंगे यहाँ पर अनुकूल स्थिति, इसमें कितना बना, तो लिखेंगे यहाँ पर अनुकूल स्थिति बराबर 2 बन जाएगा। कुल स्थिति 52 है और अनुकूल स्थिति जो है 2 हो गया। अब इसमें प्रायिकता पूछा जा रहा है।
रहा है। तो प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले जो है अब यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। अब नीचे यहाँ लिखेंगे प्रायिकता बराबर सूत्र क्या है, लिखेंगे यहाँ पर प्रायिकता बराबर सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति होता है। अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटा क्या हो जाएगा? कुल स्थिति। यह फार्मूला है, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति का यह फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। ये किनका सूत्र है? यह प्रायिकता का सूत्र है। अब अनुकूल स्थिति इसमें कितना है? तो अनुकूल स्थिति एक पान का एक ईंटा का जो बासा था टोटल 2 हो जाएगा, और कुल स्थिति कितना था? 52 था, तो 2 बटा क्या बनेगा? 52 हो गया। अब यहाँ से 2 से इसको काट देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 एकन्नम 2 और 2 से 26 52 काटेंगे तो 26 बार में 1/26 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कुल पत्ते 52 थे तो कुल स्थिति 52 हो गया, और लाल रंग का बासा एक पान का होता है एक ईंटा का होता है, तो यह अनुकूल स्थिति 2 हो गया। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो है आप लोग समझ गए होंगे, यह पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रश्न में? अब दूसरा प्रश्न बोला गया है काले रंग का इक्का। अब काले रंग का इक्का कितना होता है? तो काले रंग का अगर इक्का की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे काले रंग का इक्का, यहाँ लिखेंगे काले रंग का इक्का। और काले रंग का अगर इक्का की बात करेंगे तो काला रंग का जो इक्का होता है वो भी 2 होता है। कौन कौन होता है काले रंग का इक्का? एक पान का होता है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक पान का होता है, और एक जो होता है वह यहाँ पर ईंटा का होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काले रंग का इक्का की बात कर रहा है, तो काले रंग का पान जो है यहाँ पर पान नहीं होता है। काले रंग का जो है पान तो लाल रंग का होता है, तो यहाँ पर पान नहीं होगा, न पान होगा न ईंटा होगा, ठीक है ना? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, न पान होगा न तो ईंटा होगा, तो कौन सा होगा? तो काले रंग का जो है इक्का की बात करेंगे तो यहाँ पर एक जो होता है एक चीड़ा वाला होता है, एक चीड़ा का जो है आपका इक्का होता है, और एक जो होता है हुकुम का होता है। एक चीड़ा वाला होता है और एक हुकुम का, क्योंकि चीड़ा वाला पत्ता काला होता है और हुकुम वाला पत्ता जो है काला होता है। तो यहाँ पर एक और एक मिलकर के कितना हो जाएगा? 2 जो होते हैं काले रंग का इक्का होते हैं। याद रखिए, काले रंग का इक्का किसका होता है? एक चीड़ा का इक्का होता है, एक हुकुम का होता है। तो टोटल मिलाकर के 2 जो है काले रंग का इक्का होता है। अब यहाँ पर प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र लिख लेंगे। प्रायिकता बराबर सूत्र क्या है? तो कहेंगे प्रायिकता बराबर सूत्र है अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, या फार्मूला हो गया। अनुकूल स्थिति बटा क्या है? कुल स्थिति, या फार्मूला हो जाएगा अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अब इसमें अनुकूल स्थिति कितना है? तो अनुकूल स्थिति 2 हो जाएगा, इसका भी अनुकूल स्थिति 2, और कुल कितना है? 52 है, 2 से 52 कट जाएगा, 1/26 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसका उत्तर 1/26 आ गया। तो यहाँ काले रंग का इक्का भी जो है 2 होते हैं, एक चीड़ा का होता है, चीड़ा का जो पत्ते होते हैं वो काले रंग का होते हैं, और हुकुम का भी पत्ते जो होते हैं वह काले रंग का होते हैं। पान का पत्ता और ईंटा का पत्ता जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो यहाँ पर 2/52 काट देंगे, 1/26 हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया है त्रिज्या, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है r बराबर जो दिया गया है यह 14 सेमी त्रिज्या दिया गया है, तो r बराबर लिखेंगे यहाँ पर 14 सेमी त्रिज्या है, और थीटा बराबर जो कोण है वह 120 अंश का कोण यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें पूछा गया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर इसका सूत्र लिख लेंगे। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई r का स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यह सूत्र किनका है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? इसमें से r स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो थीटा बटा 360 पाई हो जाएगा माइनस 1/2, r स्क्वायर बाहर हो गया, साइन थीटा हो जाएगा। इसमें से कॉमन किसको ले लिए हैं? r स्क्वायर को कॉमन ले लिए। अब इसमें मान को भर दीजिए। r का मान कितना है? 14 का वर्ग हो जाएगा, 14 का वर्ग। थीटा का मान क्या है? 120 है, बटा क्या है? 360 है। पाई का मान क्या है? तो पाई का मान जो है
3.14 भी होता है और 22 बटा क्या होता है 7 भी होता है। यहाँ पाई का मान जो है अभी यहाँ पाई का मान अभी रखा जाएगा, पाई रहने देंगे, -1/2 हो जाएगा, साइन हो जाएगा थीटा का मान 120 अंश है, थीटा का मान 120 अंश। अब मान भरने के बाद से अब इसको काट दिया जाएगा। कौन कटेगा? 0 से 0 खत्म, 4 से काटेंगे यहाँ से, या 12 से कट जाएगा, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई क्या हो जाएगा 36, 12 तिहाई 36, 3 बार में कट गया, क्या बचेगा 14 का वर्ग। अब 14 का वर्ग कितना होता है? तो 196 होता है। कोष्टक में ऊपर पाई है, पाई बटा क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/2 साइन 120 अंश का मान, साइन 120 अंश का मान कितना होता है? करनी में 3/2 होता है। क्या होता है? करनी में 3/2। अब यहाँ पर कैसे करनी 3/2 आ गया है? साइन 90 + 30 करेंगे, साइन 90 + 30 कास 30, और कास 30 का मान क्या होता है? करनी में 3/2। अब यहाँ पे एक सूत्र लागू करना चाहे तो यहाँ निकाल सकते हैं। साइन 120 का मान कैसे निकला है? साइन 120 का मान निकालना है तो साइन यहाँ लिखेंगे 90 + 30, और 90 + 30 सूत्र बनेगा साइन 90 + थीटा। साइन 90 + थीटा का सूत्र होता है कास थीटा। यहाँ बराबर हो जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पर? कास और थीटा, थीटा का मान क्या है 30 अंश है, और कास 30 अंश का मान क्या होता है? करनी में 3/2। तो मतलब साइन 120 अंश का मान करनी में 3/2 कहाँ से आया? ये बताया गया सूत्र है साइन 90 + थीटा, 90 + थीटा कास थीटा होता है, थीटा का मान 30 है, कास 30 अंश का मान करनी में 3/2। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे। अब अगला लाइन क्या बनेगा? यहाँ पर 196 उतर जाएगा, पाई का मान क्या होता है? 3.14 हो जाएगा, बटा यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और करनी 3 का मान 1.73 होता है, अब बटा 2 दूना क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे? इसका 4 का गुणा इसमें होगा, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर 196 उतर जाएगा कोष्टक में, 4 का गुणा 314 में करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 4 का गुणा 3.14 में कर लेंगे तो 12.56 आ जाएगा, 5 6, और -3 में गुणा करेंगे तो 3 में गुणा करेंगे 5.19 पूरे का बटा, और 3 में 4 का गुणा करेंगे, 3 चौको 12 हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? 4 का गुणा इसमें हुआ, 3 का गुणा इसमें हुआ, नीचे 3 चौको 12 हो गया, बराबर हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब 12.56 और 5.19 दोनों को जो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ जोड़ना नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे? बीच में क्या दिया है? घटाना, तो बीच में घटा देंगे। 12.56 में से 5.19 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो घटाने पे कितना आएगा? 7.37 बटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 से इसको काट देंगे, यहाँ से 4 से इसको काट दिया जाए और 4 से इसको काट दिया जाए, तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 से इसको काट देंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 बचे होगा, 16 बचेगा यहाँ पर 3 4 नामा 36, 49 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? 4 से इसको काटे हैं, 4 से इसको काट दिए हैं, अब ऊपर क्या बचा है? 49, 49 का गुणा किस में करेंगे? 7.37 बटा क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3। अब 49 में 7.37 का गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पाएगा 361, कितना आएगा? 361.13 आ जाएगा। गुणा करके भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, बटा में नीचे 3। अब 3 से क्या करेंगे? यहाँ पर भाग कर देंगे, और जब 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 से भाग करेंगे तो 120 जो है 3, अब इसका मान आ जाएगा, और मात्रा क्या लिखेंगे? मात्रा जो क्षेत्रफल है तो सेमी का क्या बनेगा? यहाँ पर सेमी का स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल था, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लागू करके मान को एक एक लाइन भर करके आपको अच्छे से समझाया गया है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, चित्र में AC समांतर DC तथा AE समांतर DF है तो सिद्ध कीजिए, और यही सिद्ध करना है कि DF बटा FE बराबर BE बटा EC। तो कैसे सिद्ध किया जाएगा? एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल करेंगे यहाँ पर, और हल करने में क्या सिद्ध करना है पहले इसको नोट करेंगे कि मतलब हमको सिद्ध क्या करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर हल में लिखेंगे, और लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है आपको उत्तर दे दिया गया है, और यही सिद्ध करके जो है आपको दिखाना है। क्या लाना है? BF बटा FE बराबर लाना है BE बटा EC, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि AC समांतर है DC के। अब AC समांतर DC के है तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे, और इस त्रिभुज को दोबारा बना करके आपको समझाएंगे कि इसमें क्या कहा गया है। कि एक त्रिभुज जो बना है, ये त्रिभुज का नाम क्या है? यहाँ A है,
यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। यहाँ कहा गया AC, तो ये तो हो गया AC, देखिए AC हो गया। समांतर DC, तो देखिए यहाँ पर D और D क्या बोला है DE, ये देखिए बीच में रेखा आ रहा है DE, इसमें से काट करके यहाँ से DE ये बाहर कर लिया गया। यहाँ पर क्या लिखा गया है D और यहाँ क्या लिखा गया आपका E। यहाँ से इस त्रिभुज को काट करके बाहर बना दिया गया। अब इस त्रिभुज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि AC समांतर क्या है DE, AC समांतर D, मतलब AC और DE आपस में क्या है समांतर हैं। तो समांतर का नियम क्या पढ़ें, समांतर का नियम ये बताया गया है कि यहाँ से अगर देखा जाए BD, क्या लिखेंगे आपका BD बटा DA, क्या जाएगा आपका समांतर का नियम क्या होता है, तो समांतर नियम होता है BD, यहाँ लिखेंगे आपका BD बटा DA, DA बराबर इधर क्या बनेगा BE बटा EC, क्या लिखेंगे आपका BE बटा EC हो जाएगा, यहाँ पर EC समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यह जो त्रिभुज बनाए हैं यह अगर ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों भुजाएं क्या हैं समांतर हैं, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। कैसे लिखे हैं BD बटा DA, देखिए BD बटा DA इधर BE बटा EC, समीकरण नंबर 1 बन गया। कब ये नियम लागू होगा, जब AC समांतर DE रहेगा। अब इसमें क्या बताया गया दूसरा, अब दूसरा देखेंगे समांतर, पहला समांतर तो समाप्त हो गया, दूसरा समांतर क्या करा AE समांतर DF, इसमें से इसको बाहर करेंगे। अब यहाँ पर इस त्रिभुज को काट करके आपको समझाया जाएगा बाहर निकाल करके। अब यहाँ दूसरा त्रिभुज क्या बताया गया है, दूसरा त्रिभुज ये बताया गया कि AE जो है समांतर है DF के, किसके हैं DF के, तो AE रहेगा AE समांतर, इसका मतलब देखिए त्रिभुज कौन सा लेना है, देखेंगे यहाँ पर A है B है E है, ये बीच वाला आधा जो त्रिभुज देख रहे हैं। अब इस त्रिभुज को फिर बनाएंगे, यहाँ पर त्रिभुज को बना लेंगे समझाने के लिए। अब ये त्रिभुज हो गया और यहाँ से जो बना हुआ है त्रिभुज, यहाँ से यहाँ लिखा है B के बाद यहाँ लिखा है E और E के बाद यहाँ लिखा है A और A के बाद यहाँ पर समांतर किसका बोला है AE, तो AE हो गया, देखिए AE समांतर, AE समांतर, AE इसमें से निकाल दिए AE समांतर। अब क्या चाहिए DF चाहिए, क्या चाहिए DF, अब DF चाहिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे DF कहाँ पर है देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में, तो देखिए यहाँ पर AE तो हो गया और ये DF है, DF इसमें से निकाल लेंगे बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे DF हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा DF D और ये बनेगा F। अब यहाँ पर भी जो नियम यहाँ लागू किया गया, यह भुजा इसके अनुपात में है, मतलब यह भुजा और यह भुजा समांतर हैं, तो ये दोनों का अनुपात और इधर का अनुपात आपस में क्या है बराबर है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे कि यह अनुपात कौन है AE समांतर क्या है DF है, AE समांतर जो है यहाँ बताया गया है कि AE समांतर DF है, तो इसका अनुपात क्या बनेगा, तो इसका अगर अनुपात बनाएंगे तो BD क्या बनेगा आपका BD बटा DA, क्या बनेगा BD बटा DA बराबर इधर क्या बनेगा BF बटा FE, क्या बनेगा आपका FE, यह अनुपात हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, ये दोनों त्रिभुज को काट करके आप बाहर बना करके जब हल करेंगे तो एकदम आसानी हो जाएगा। इस त्रिभुज में क्या बताया गया AC समांतर DE था, तो AC समांतर DE था तो क्या बना था अनुपात कि DB बटा DA, ऐसा क्या बनेगा DE बटा EC, ये बन गया समीकरण नंबर 1। इस त्रिभुज में कौन है AE समांतर DF है, तो इसका अनुपात क्या बनेगा DB बटा DA DF बटा EFI। समीकरण 1 समीकरण 2 को देख लेंगे। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को देखने पे क्या पता चला, ये दोनों मान आपस में देखिए बराबर हैं। समीकरण 1 में और समीकरण 2 में क्या है BD DA DA, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में भर देंगे। क्या नीचे लिखेंगे आपका समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, अब समीकरण 2 वाला मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। किसके जगह पर रखेंगे BD बटा DA को हटाएंगे, उसके जगह पे ये मान को भर देंगे। तो मान जब भरेंगे तो क्या बनेगा BF बटा FE हो जाएगा, BF बटा FE बराबर यहाँ क्या दिया है BE बटा EC। यह समीकरण नंबर 2 हो गया और यह समीकरण नंबर 1 हो गया। क्योंकि ये दोनों मान आपस में क्या हैं बराबर हैं, ये दोनों मान आपस में क्या आ जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, और यही क्या करना था, यही सिद्ध करना था, यही उत्तर आपको लाना था और यही उत्तर आ गया। ये दोनों त्रिभुज को काट करके बाहर बना करके और समांतर वाला नियम लागू करके यहाँ पर नियम लागू करके इसको सिद्ध कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो प्रश्न आप लोगों को बताया गया बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है एक वृत्त खींचा जाएगा और वृत्त के चारों ओर, परिगत का मतलब होता है चारों ओर एक चतुर्भुज खींचना है। चतुर्भुज का नाम है ABCD है और इसको जो है सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो कैसे सिद्ध किया जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर दिया है
और प्रश्न में क्या दिया गया है पहले इसको नोट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है और क्या दिया है, लिखेंगे यहाँ पर एक जो है चतुर्भुज, एक परिगत चतुर्भुज, यहाँ लिखा है यहाँ पर एक जो है परिगत चतुर्भुज ABCD है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक परिगत चतुर्भुज, एक जो है परिगत चतुर्भुज का नाम क्या है, तो कहेंगे एक परिगत चतुर्भुज, उसका नाम क्या है, तो परिगत चतुर्भुज जो है कहेंगे यहाँ पर ABCD है। एक परिगत चतुर्भुज क्या नाम है, ABCD है। और यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, अब इसको नोट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है एक जो है परिगत चतुर्भुज है और सिद्ध करना है इसमें क्या कि AB प्लस, क्या लिखेंगे यहाँ पर AB प्लस CD बराबर लाना है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस जो है AD प्लस जो है BC, ये जो है सिद्ध करके जो है दिखाना है। अब यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, मतलब यहाँ पर सिद्ध करेंगे तो एक एक लाइन जो है आपको उपपत्ति जो है सीखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, उपपत्ति। और उपपत्ति कैसे करेंगे, बहुत ही क्या है आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप जो है इसका निगमन जो है कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पर में पढ़े हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या पर में है, वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जो बाह्य बिंदु है यहाँ पर A है, तो यहाँ से AP और इधर का क्या होगा AS, क्या बराबर होगा, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर AP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर AS हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या बनेगा, इसको 1 मान लेंगे। अब किस नियम से बराबर है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब यहाँ देखेंगे B बिंदु से, तो B बिंदु से जब देखेंगे तो यहाँ वो पाएगा क्या हो जाएगा BP, क्या लिखेंगे यहाँ पर BP बराबर क्या हो जाएगा BQ, क्या हो जाएगा यहाँ पर BQ हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर जो बनेगा 2 हो जाएगा। समीकरण 1 बना, समीकरण 2 बना। अब इसी प्रकार C बिंदु पर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या बनेगा, इधर होगा CR, क्या बनेगा यहाँ पर CR बराबर क्या हो जाएगा इधर CQ, क्या बनेगा आपका यहाँ पर CQ। समीकरण नंबर क्या बनेगा 3 बन जाएगा। तो यहाँ किस नियम से बराबर हो रहा है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ D से आएंगे तो क्या बनेगा DR, क्या लिखेंगे यहाँ पर DR बराबर, और इधर क्या बनेगा DS हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर DS। समीकरण नंबर क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा समीकरण नंबर 4 हो गया। यहाँ 4 समीकरण बना। और एक चीज को और ध्यान देना है, अगर इधर यहाँ P है तो यहाँ पर P चाहिए, इधर R है तो यहाँ पर R चाहिए, यस है तो यस इधर रहेगा, Q है तो Q इधर रहेगा। ध्यान देने वाली बातों को यहाँ पे समझना है। यहाँ पर P तो P एक तरफ रहेगा, यस वाला एक तरफ, Q वाला एक तरफ करना है, ठीक है। तो अगर हम A बिंदु से चलेंगे तो AP AS, इधर B बिंदु पे चलेंगे तो BP, इधर हो जाएगा BQ, इधर यहाँ C बिंदु चलेंगे तो CQ CR, और यहाँ लिखेंगे D बिंदु पे चलेंगे तो DR, और ये बनेगा DS। ये आपस में सदैव क्यों होते हैं बराबर, वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब यहाँ पर चारों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण जो 1 है 1, 2 समीकरण 2, समीकरण 3 समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 4 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, चारों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे जब तो क्या बनेगा, अब देखिए जोड़ कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जोड़ भी आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ इधर वाला जोड़ एक साथ और इधर वाला जोड़ एक साथ होगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर पहला जोड़ हो जाएगा AP, AP में किसको जोड़ेंगे BP, BP हो जाएगा, और इधर जोड़ेंगे आपका क्या हो जाएगा CR, इसके बाद क्या हो जाएगा DR हो जाएगा, और इधर क्या बनेगा AS, क्या लिखेंगे यहाँ पर AS प्लस क्या बनेगा BQ प्लस BQ के प्लस, और यहाँ क्या बनेगा CQ प्लस, यहाँ का बनेगा DS, यह जोड़ दिया गया। चारों समीकरण को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद जो है देखेंगे एक पास है, देखेंगे P वाला एक पास है, R वाला एक पास है, यहाँ देखिए यस वाला यस के इधर है तो एक पास कर लेंगे, यस वाला को एक पास करेंगे तो क्या बनेगा, एक लाइन और चलेंगे तो बनेगा यहाँ पर AP प्लस BP, अब प्लस यहाँ बनेगा CR प्लस DR बराबर, अब AS और DS को एक साथ जोड़ लीजिए, क्या बनेगा AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, जोड़ लिया गया। जोड़ने के बाद से देखेंगे, अब देखिए इसको दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए AP आधा दूरी BP आधा दूरी,
पूरा मिलेगा तो क्या बनेगा ए पी, मतलब पी से पी खत्म तो क्या बचेगा यहाँ पर ए बी हो गया, प्लस आर से आर, समझिए मन में आर से आर कट गया, बचेगा क्या सी डी, क्या बचेगा सी डी, ऐसे सी डी हो जाएगा। मतलब यहां से देखेंगे कि क्या बनेगा सी आर, यहां से लिखे करके क्या करेंगे सी आर और क्या है डी आर, तो सी आर डी आर मिलेगा तो क्या बनेगा आपका, बनेगा सी डी हो जाएगा। इसी प्रकार यहां देखेंगे ए एस और क्या है डी एस, तो ए एस और डी एस मिलेगा तो पूरा क्या बनेगा, तो एस से एस खत्म, ऐसे समझिए बचेगा क्या आपका ए डी हो गया, प्लस और इसमें देखिए कौन कटेगा, क्यू से क्यू मन में काट दीजिए, क्या बचेगा बीसी, ऐसे हो जाएगा बीसी। मतलब ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, और ये दोनों मिलेगा क्या बनेगा, और ये दोनों मिलेगा क्या बनेगा, और ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो सिद्ध करना था एकदम आसान विधि से जो है आ चुका, यही सिद्ध करना था और यही जो है आपका आंसर आ गया। तो कितना आसान विधि से सिद्ध किया गया है, 4 समीकरण यहाँ पर बनाया गया। वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाइयां सदैव आपस में क्या होती हैं, बराबर होता है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 को क्या कर लिया गया, जोड़ दिया गया है। जोड़ने पर ये दोनों मान को जोड़ेंगे तो ये भी बनेगा, ये दोनों मान को जोड़ेंगे तो सी डी बनेगा, ये दोनों मान को जोड़ेंगे तो ए डी बनेगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो बीसी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है समीकरण 5 करनी में 2 प्लस 7x प्लस करनी में 2x स्क्वायर बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले नोट कर लेंगे। क्या दिया गया क्वेश्चन, 5 करनी में 2 प्लस 7x प्लस करनी में 2x स्क्वायर बराबर 0। अब इसका इस जो समीकरण दिया गया दुघा समीकरण, अब ये दुघा समीकरण जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब इसको सीधा करेंगे। सीधा का मतलब ये हो गया कि करनी 2 पहले रहेगा, करनी 2 एक्स स्क्वायर पहले रहता है, प्लस 7x रहता है, और प्लस जो है 5 करनी में 2 हो जाएगा और बराबर क्या हो गया 0। मतलब ये दुघात समीकरण दिया गया था लेकिन थोड़ा सा मान ये उल्टा दे दिया गया, इसको सीधा क्रम कर लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर तब एक्स वाला होता है। अब यहाँ नियम क्या होता है, आगे जब अंक रहता है ना तो इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, लास्ट वाला पद में गुणा कर लेते हैं। तो 5 पहले देखिए आपका 5 पहले से था, और करनी 2 का गुणा करनी 2 में करेंगे, तो करनी 2 गुणे करनी 2 कर लेंगे, यहाँ पर करनी 2 क्या बनेगा 5 गुणे 2 दूना 4, करनी में 4 होगा, और करनी 4 का मान क्या होता है 5 गुणे करनी 4 का मान 2 हो गया, 5 दूनी 10। मतलब ये 10 है, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। कैसे 10 है, इसका गुणा बाहर से, देखिए बाहर वाला जो है और इस बाहरी वाले से गुणा करेंगे, तो अंक में पहले 5 था और करनी 2 का गुणा करनी 2 में करेंगे, 2 दूना 4 करनी 4 का मान 2 हो गया, 5 दूनी 10। गुणा करने पर 10 आ जाए, गुणा करने पर आ जाए 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए, तो यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो कैसे गुणा होगा, यहाँ पर फैक्टर होगा, तो करनी में 2 पहले उतार देंगे, एक्स स्क्वायर उतर जाएगा, प्लस 5 और प्लस 2 जोड़िए, 5 2 मिलके क्या होगा 7 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। गुणा करने पे 10 चाहिए, 5 करनी में 2 बराबर क्या है 0 हो जाएगा। गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर 7, तो 5 2 7, 5 दूनी 10, कितना बनेगा यहाँ पर, करनी में 2x का स्क्वायर प्लस 5 में x का गुणा करेंगे 5x प्लस 2 में x का गुणा करेंगे 2x प्लस 5 करनी में 2 बराबर क्या है 0। यहाँ 5 में x का गुणा किया तो क्या बना 5x हो गया, 2 में x का गुणा किया 2x हो गया, प्लस 5 करनी में 2 बराबर 0। अगला लाइन जो बनेगा, करनी में 2 उतर जाएगा, एक्स स्क्वायर उतर जाएगा, प्लस उतर जाएगा 5x उतर जाएगा, प्लस इस 2 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, करनी 2 2 दूना 4। देखिए यहाँ पर बताया करनी 4 का मान क्या हुआ था, यहाँ पर 4 2 की जगह पर करनी 4 की जगह 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ 2 की जगह पर 2 बार करनी लिख सकते हैं, 2 दूना 4, करनी 4 का मान 2 होता है, मतलब ये 2 बार क्यों लिखेंगे, कॉमन लेने के लिए। अब यहाँ x उतर जाएगा, प्लस 5 करनी में 2 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे एक बार और समझते हैं, 2 को हम लोग 2 बार करनी में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जोड़ा बैठा लीजिए, अब इसका जोड़ा बैठा लीजिए, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में x कॉमन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें से x को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, x बाहर आ गया, क्या बचेगा करनी में 2x बचेगा, प्लस बचेगा 5 बच जाएगा, और यहाँ पर प्लस जो है क्या कॉमन ले लेंगे, करनी 2 बाहर कर लीजिए, करनी 2 बाहर आ गया, जब करनी 2 बाहर आ गया तो एक करनी 2 बचेगा, करनी में 2 बच गया, x जो है बच जाएगा, प्लस या करनी 2 बाहर आ गया है तो क्या बचेगा 5 हो गया, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये लाइन आप लोग समझ में आ गया, इसमें से कॉमन जो लिए हैं x कॉमन लिए हैं और इसमें से करनी 2 कॉमन लिए हैं। अब ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। अब इन दोनों में से बाहर करेंगे, किसको बाहर करेंगे, तो दोनों में से बाहर क्या होगा, करनी में 2x प्लस 5 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस करनी में 2 और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे, बाहर करेंगे, किसको बाहर करेंगे, करनी में 2x प्लस 5 बाहर आ गया, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से करनी 2 बचेगा बराबर 0। मतलब यहाँ पर फैक्टर हो चुका है। अब गुणनखंड होने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेने के बाद दोनों में से बाहर करने के बाद से पहला यदि लिखेंगे, आपका यहाँ लिखेंगे क्या रहेगा आपका, यदि
और यदि में क्या लिखाएगा, करनी में 2x प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। पहला वाला मान 0 के बराबर करेंगे, प्लस 5 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, -5 हो जाएगा। तो करनी में 2x बराबर हो गया -5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या बनेगा, x बराबर -5 बटा नीचे आएगा करनी में 2 नीचे चला जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, यहाँ पर x का मान आ गया, पहला मूल जो आ गया x बराबर -5 बटा करनी में 2 हो जाएगा। यह जो है पहला मान जो है आपको निकल गया, यदि नीचे लिख दीजिएगा तो। अब दूसरा का यदि यहाँ लिखेंगे x प्लस करनी में 2 है, क्या है, x प्लस करनी में 2। अब यहाँ लिखेंगे यदि, आप दूसरा का यदि लिखेंगे, अब दूसरा का यदि क्या है, x प्लस करनी में 2 बराबर क्या है, 0। 2 को पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर माइनस करनी में 2, यदि के नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अब x बराबर क्या आ गया, x बराबर माइनस करनी में 2 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः, क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः मूल कौन कौन होगा, देखेंगे मूल, पहला मूल हो जाएगा मूल बराबर -5 बटा 5 बटा करनी में 2 है, और दूसरा का मूल जो दिया है माइनस करनी में 2 है। यह पहला मूल हो गया और ये दूसरा मूल हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह गुणनखंड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वांतर बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना पहला पद a है, सार्वांतर d है। और प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है। जब अधिक का मतलब प्लस होता है, 17वां पद को a 17 से दिखाते हैं और 10वां पद को a 10 से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर जो है 7 अधिक है। और an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह nवां पद का सूत्र है। इसी प्रकार यह 17वां पद का सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7, ये 17वां पद का सूत्र है और ये 10वां पद का सूत्र है। a उतर जाएगा, 17 में से एक जाएगा 16d, a उतर जाएगा, 10 में से एक जाएगा 9d प्लस 7। ये लाइन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे, a को पक्षांतर 9d को पक्षांतर, तो a उतर जाएगा 16d प्लस a, पक्षांतर करेंगे माइनस a प्लस 9d माइनस 9d, a से a खत्म। 16d में से 9d घटा देंगे तो 7d बराबर 7, तो d बराबर 7 नीचे जाएगा और 7 से 7 कट गया, d बराबर 1 आ जाएगा। तो सर्वांतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें किसकी गणना करना था, सर्वांतर की गणना करना था, तो सर्वांतर d बराबर 1 आ गया। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों की मध्यिका 28.5 है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मध्यिका का मान दे दिया गया है और x y का मान आपको ज्ञात करना है। और नीचे लिखा गया दिया है n बराबर 60, और n बराबर जो दिया गया है 60 दे दिया गया है। और वर्ग अंतराल कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और बारंबारता क्या क्या दिया है, 5x 20 15 y 5, यहाँ पर बारंबारता भी दिया हुआ है। तो कैसे यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम का नाम रहेगा वर्ग अंतराल रहेगा। यहाँ पहला वाला लाइन में क्या लिखेंगे, आपका वर्ग अंतराल, और दूसरे वाला कॉलम जो बनेगा वह बनेगा बारंबारता। या पहला कॉलम क्या बनेगा, आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता। दूसरा लाइन बनेगा बारंबारता, और तीसरा वाला लाइन जो बनेगा, यहाँ पर तीसरा वाला लाइन जो बनाएंगे संचयी बारंबारता। क्या बनेगा, संचयी बारंबारता। यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसको नोट करना है। अब यहाँ संचयी जो है बारंबारता लिखने के बाद से अब इसमें मान को क्या करेंगे, भर देंगे। वर्ग अंतराल क्या क्या है लिखेंगे, आपका इसमें वर्ग अंतराल जो दिया गया है वह 0 से चालू हो रहा है और कहाँ जाके समाप्त हो रहा है, 60 पे जाकर के समाप्त हो रहा है। यहाँ लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60 हो जाएगा। बारंबारता क्या क्या है, 5 x 20 15 y 5, ये बारंबारता है। संचयी बारंबारता कैसे बनेगा, संचयी बारंबारता अगर बनाना है तो कैसे बनेगा, सबसे पहले 5, यहाँ 5 पहले नोट कर लेते हैं। 5 में x जोड़ेंगे, 5 प्लस x हो जाएगा। ध्यान देंगे 5 में x जोड़ना है, 5 प्लस x, 5 प्लस x में 20 जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, 25 प्लस x। 25 प्लस x में से 15 जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40। क्या हो जाएगा, 40 प्लस x हो जाएगा।
40 प्लस यक्स हो जाएगा। 40 प्लस यक्स में वाई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 40 प्लस यक्स प्लस वाई हो जाएगा। 40 में 5 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 45 प्लस यक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाया गया एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले 5 को नोट करेंगे, 5 में x जोड़ेंगे 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे 25 प्लस एक्स, 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स, और 40 प्लस एक्स में y जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और उसमें 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और यहाँ का योग जो है दिया गया, टोटल कर रहा है, यहाँ पर बताया गया है कि n बराबर यहाँ पर जो दिया गया है जोड़ने पर 60 ही आना चाहिए। प्रश्न में कह दिया गया कि इसका पूरा का जोड़ जो है 60 के बराबर होना चाहिए, प्रश्न में कहा गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर L1 L2 कौन है, वर्ग अंतराल कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे n/2, मध्यिका में n/2 निकालते हैं तो 60 ही बटा 2 हो जाएगा। n का मान 60 है, 2 से 60 काट देंगे 30। 30वां पद इसमें कौन है, यहाँ पर देखेंगे 30वां पद आपको चाहिए। 30वां पद किसमें छिपा हुआ है, यहाँ पे देखिए 5 है, 5 प्लस एक्स है, ये 25 है, 25 प्लस एक्स है, तो 25 प्लस एक्स में ही ये 25 से बड़ा है, और ये 25 से बड़ा 40 से छोटा इसको कहेंगे। 25 से बड़ा 40 से छोटा इसको कहा जाएगा। ये 25 से बड़ा कहाँ तक रहेगा, 40 से छोटा था। तो हमारा 30वां पद किसके अंदर आएगा, तो 30वां पद इसी के अंदर छिपा है, क्योंकि 25 प्लस है तो 25 से कुछ बड़ा, और कहाँ तक जाना है, 39 तक, क्योंकि ये 40 से शुरू हो जा रहा है, तो 39 तक जो है इसके अंदर मान है। 25 से लेकर के 39 तक इसी के अंदर मान छिपा हुआ है। तो यह मान L1 हो जाएगा, और यह मान L2 हो जाएगा, यह मान F हो जाएगा, और इसके ऊपर वाला मान को क्या कहेंगे, CF हो जाता है। तो यहाँ पे यह वर्ग अंतराल 30वां पद इसी के अंदर छिपा हुआ है। तो यह मान को क्या कहेंगे, L1, इस मान को L2, इस मान को F, और ऊपर वाला मान को क्या कहते हैं, इसके CF। जो अंतराल होता है इसके ऊपर वाला मान को संचयी बारंबारता प्रयोग किया जाता है। तो इसमें L1 कितना है, L2 कितना है, पहले नोट कर लेंगे। तो L1 कितना है, तो कहेंगे इसमें L1 बराबर 20 है, L2 बराबर क्या है, तो L2 बराबर 30 है, और F बराबर क्या है, तो F बराबर 20 है, और CF बराबर क्या है, CF बराबर 5 प्लस एक्स है। यह मान को पहले नोट कर लेंगे, L1 L2 F CF का मान नोट करने के बाद से अब यहाँ लिखेंगे मध्यिका भी दे दिया गया है। और H कितना है, इसमें H का मतलब अंतर, H कैसे निकलता है, H निकालते हैं L2 में से L1 घटा देंगे तो H निकल जाएगा। L2 कितना है, 30 माइनस 20 हो जाएगा, मतलब अंतर कितना है, तो 30 में से 20 जाएगा 10 का अंतर है, मतलब 10 के अंतर में यह अंतराल है, तो H का मान 10 आ गया। अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, मध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो मध्यिका बराबर सूत्र पढ़े हैं, मध्यिका बराबर क्या सूत्र बताया गया है, तो मध्यिका बराबर सूत्र है यहाँ पर, मध्यिका बराबर L1 या L1 हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे n/2 माइनस CF पूरे का बटा F गुणे H हो जाएगा। यह सूत्र हो जाएगा, किसका सूत्र है, यह मध्यिका का। या अगर यहाँ L1 नहीं लिखेंगे तो उच्च सीमा रखना है। यहाँ L1 L2 का जो उच्च सीमा जो होता है, ये निम्न सीमा, याद रखेंगे कौन सीमा, निम्न सीमा रखा जाता है। तो ये 20 और 30 के बीच में निम्न सीमा कौन है, तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर L1 का मतलब ये पहला निम्न मान रखना है, और N का मान आपका 60 है, और CF का मान कितना है, 5 प्लस एक्स है, और F का मान कितना है, 20 है, और H का मान अंतर कितना आया है, 10 है। अब मध्यिका भी दे दिया गया है, मध्यिका का मान भी आपको दिया गया प्रश्न में, शुरू में ही प्रश्न में दे दिया गया है। मध्यिका का मान कितना दिया गया प्रश्न में, 28.5 है। L1 का मान निम्न सीमा 20 हो गया, प्लस हो गया N का मान 60 ही है। N का मान प्रश्न में दिया 60/2, माइनस CF का मान क्या है, 5 प्लस एक्स है, कोष्टक ये बंद हो गया, और H का मान 10 हो गया, पूरे का बटा हो जाएगा, और F का मान क्या है, तो F का मान 20 हो जाएगा। F का मान क्या है, 20 है, F का मान यहाँ पर 20 हो गया, मान भर दिया गया। यह मध्यिका का मान प्रश्न में दिया है 28.5, L1 का मान 20 हो गया, N का मान 60 हो गया, बटा 2 हो गया, CF का मान 5 प्लस एक्स हो गया, H का मान 10 हो गया, और F का मान 20 हो गया। मान रख करके अब इसको हल करेंगे। अब ये 20 पक्षांतर कर लेंगे, क्या बनेगा, 28.5 में से 20 को घटा देंगे, 20 पक्षांतर हो गया, 2 से 60 कट जाएगा, कितने बार में गया है, तो 30 बार में, माइनस हो जाएगा, और अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस अंदर भेजेंगे, 5 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ 10 से 20 कट जाएगा, बटा में क्या बचेगा, 2 हो जाएगा, 10 दूनी 20, नीचे बटा में 2 हो गया। ये बटा में 2 कहाँ से है, जानकारी हो गया होगा। अब यहाँ 28.5 में से किसको घटा देंगे, 20 को घटाएंगे, तो ये बनेगा यहाँ पर 8.5 हो गया, बराबर हो गया, 30 में से 5 घटा दीजिए, तो यह हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब बटा में क्या है, यहाँ पर 2 हो गया। तो यह 8.5 कहाँ से आया, 28.5 में से 20 घटा देंगे, प्लस 20 था, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, तो 8.5 हो गया। अब 8.5 का गुणा 2 में करेंगे तो 8.5 का दुगुना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। यह 17 बराबर 25 माइनस एक्स। अब यहाँ पर जगह नहीं है, अब यह पन्ना को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा।
तो यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। सभी मान को जो है अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है 8.5 का 2 से गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 8.5 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा। अब यहाँ पे जो बनेगा इसको नोट करेंगे। क्या दिया गया है यहाँ पर 8.5 का अब 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 17। क्या बना 17 बराबर क्या था 25 माइनस x हो जाएगा। x को 75 करिए 17 75 हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 25 माइनस 17। अब x बराबर 25 में से किसको घटा देंगे 17 को घटा देंगे तो 25 में से 17 जाएगा तो क्या बनेगा x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो x का मान 8 आ गया, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर जो मान दिया गया है एक मान और दिया गया है। अब एक मान क्या दिया गया है देख सकते हैं। यहाँ पे जो मान दिया गया है यहाँ बताया गया है कि इसका जोड़ जो है 5 का x का 20 का और 45 15 का y का और 5 का सबका ये जोड़ जो है प्रश्न में दे दिया गया। सबका जो जोड़ दिया है ये सभी लोगों का जोड़ 60 दिया गया है। किसको किसको जोड़ 60 दिया गया क्योंकि इसमें n बराबर 60 दिया गया। 5x 20 15 y 5 को जोड़ेंगे तो 60 के बराबर आना चाहिए। ये 60 के बराबर करेंगे यह प्रश्नानुसार लिख लेंगे। अब यहाँ पर अब आगे लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार में क्या क्या लिखेंगे। आपका प्रश्नानुसार में किसका किसका योग दिया हुआ है पहले इसको नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे आपका प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार प्रश्न में कहा गया है कि जो बारंबारताओं का योग है वह जो है 60 के बराबर होना चाहिए। किसके 60 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे बारंबारताओं का योग। क्या लिखेंगे आपका बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं का योग किसके बराबर है तो बारंबारताओं का योग जो दिया गया है वह 60 के बराबर है। इसमें बारंबारता में पहला संख्या क्या दिया था पहला संख्या था 5, दूसरी संख्या क्या था x और तीसरी संख्या था 20 15 y के बाद से जो था 5 और किसके बराबर हो गया 60 के बराबर है। अब इसको जोड़ेंगे 5 20 जोड़ेंगे 25 25 और 15 40 5 45 45 प्लस क्या बनेगा यहाँ पर 45 प्लस x प्लस y किसके बराबर है 60 के हैं। 45 कहाँ से आ गया क्योंकि ये अंक को जोड़ा गया 5 20 25 25 15 40 40 5 45 45 प्लस x प्लस y बराबर 60 किसका मान निकला है x का मान निकल गया। अब यहाँ x का मान रख लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 8 रखने पर x के जगह पर 8 रख लेंगे। यहाँ पर x बराबर 8 रखने पर x जब 8 रहेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर लिखेंगे अगला लाइन बनेगा 45 प्लस 8 प्लस y बराबर 60 हो जाएगा। 45 और 8 को जोड़ेंगे तो 45 8 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 53 प्लस y बराबर 60 हो जाएगा। 53 को 75 कर लेंगे y बराबर 60 में से 53 घटा दीजिए 60 माइनस 53 और y 60 में से 53 जाएगा तो y बराबर 7 आ जाएगा। और यहाँ y का मान पूछा गया था तो x का मान और y का मान जो है इसमें निकालना था। तो बहुत आसान विधि से x और y का मान को निकाला गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ पेन है, कुछ पेन खराब है और कुछ पेन जो हैं अच्छे हैं। तो खराब जो पेन है कितने हैं लिखेंगे यहाँ पर खराब जो पेन है खराब पेन बराबर जो है 12 है। खराब पेन जो है इसमें कितना है 12 है। और अच्छे पेन कितना है लिखेंगे यहाँ पर अच्छे पेन बराबर क्या है 132 है। खराब जो है 12 है और अच्छे जो है 132 है। अगर यहाँ देखा जाए कुल पेन कितना हो रहा है लिखेंगे यहाँ पर कुल पेन बराबर हो जाएगा 12 प्लस 132। 12 और 132 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा। 144 कुल पेन 144 हो जाएगा। अब यहाँ पर 144 जो बना है ये कुल पेन है और ये हो जाएगा कुल स्थिति इसमें माना जाएगा 144। कुल स्थिति जो है 144 हो गया। कुल स्थिति 144 हो जाएगा। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है यहाँ पर सूत्र लिख लेंगे। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटा अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति किनका सूत्र है यह प्रायिकता का सूत्र है। अब यहाँ पर जो है
और अच्छे पेन होने की प्रायिकता निकालना है तो लिखेंगे अच्छे पेन होने की, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति। अब अच्छे पेन की 132 अब बटा का हो जाएगा कुल स्थिति 144। अब यहाँ पर जो है अब इसको 12 से काट दीजिए 132 को, 12 एक नम 12, एक इसको दे देगा 12 हो जाएगा, एक नम जो है 12 हो जाएगा, 12 बढ़ेंगे 144। कितना आंसर आ जाएगा इसका 11/12। अब यहाँ पर अच्छे पेन होने की जो प्रायिकता होगा वो 11/12 जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया प्रश्न में अच्छे पेन होने की प्रायिकता, तो अनुकूल स्थिति 132 है, कुल स्थिति 144 है, इसको हम लोग जो 12 से काटे हैं इसको 12 से काट दीजिए, 11/12 हो जाएगा, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती हैं जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती हैं जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 शर्त दिया गया है और दोनों शर्त को ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना भिन्न जो है, जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले लिखेंगे माना जो भिन्न है वह x/y है। माना क्या लिखेंगे भिन्न x/y है, माना भिन्न x/y है। अब यहाँ पर जो पहली शर्त दिया गया है, अब पहली शर्त के बारे में समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया पहली शर्त में क्या कहा गया है, लिखेंगे यहाँ पर पहली शर्त में, या पहली शर्त से लिख सकते हैं। और पहली शर्त क्या कहा है प्रश्न में, तो पहली शर्त कहा गया है कि यदि उसके अंश में 1 घटाया जाता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर यदि अंश में 1 घटाने पर भिन्न कितना हो जाता है, तो इसके अंश में 1 घटाने पर भिन्न कितना हो जाता है, वह 1/3 हो जाता है, 1/3। क्या लिखेंगे यदि अंश में 1 घटाने पर जो है भिन्न कितना होगा, तो 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाता है। तो यहाँ पर भिन्न कितना माना गया है, तो भिन्न x/y माना गया है, और उसमें जो है अंश में 1 घटाएंगे तो x - 1/y 1 घटा दिया गया बराबर किसके होगा 1/3 के हो जाएगा। अंश में 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो गया, तो यहाँ 1 घटा दिया गया x - 1/y। अब यहाँ पर इसको समीकरण बना लेंगे, 3 में x का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3x, 3 एक अन्नम 3 बराबर हो गया y हो जाएगा। अब y को पक्षांतर कर लेंगे, 3 को पक्षांतर कर लेंगे, y प्लस में पक्षांतर करेंगे तो -3x - y बराबर क्या होगा 3। अब यहाँ -3 था +3 हो गया, प्लस y था पक्षांतर करेंगे -y हो जाए, समीकरण नंबर क्या बनेगा 1 हो जाएगा। ये हो गया पहली शर्त से। पहली शर्त में क्या है, यदि अंश में 1 घटाने पर भिन्न कितना हो गया 1/3। अब यहाँ अंश में घटा दिया गया 1/3 के बराबर हो गया। अब दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, अब दूसरी शर्त में कहा गया है, दूसरी शर्त से अब दूसरी शर्त में देखेंगे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, तो उसमें कहा गया है कि हर में 8 जोड़ दिया जाए। यहाँ कहा गया प्रश्न में कि हर में जब 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाता है। तो हर में 8 को जब जोड़ेंगे तो भिन्न 1/4 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यदि, यहाँ दूसरी शर्त में लिखेंगे यदि हर में 8 जोड़ देने पर भिन्न कितना हो जाता है, तो 8 जोड़ देने पर भिन्न जो है 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो यहाँ अंश क्या है x है, हर क्या है y है, और इसमें 8 जब जोड़ दिया जाएगा तो वह भिन्न किसके बराबर हो गया 1/4 के बराबर हो जाता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में पहली शर्त में क्या था, अंश में घटाना था, यहाँ अंश में घटाया गया है और यहाँ हर में जोड़ा गया है, बस 2 शर्त को ध्यान देना है। अब यहाँ पर भी समीकरण बनाएंगे, तो यहाँ समीकरण गुणा करेंगे, 4 में x का गुणा होगा तो यह हो जाएगा 4x हो जाएगा बराबर y + 8 हो जाएगा, तो y + 8 हो गया। अब 8 को y को पक्षांतर कर लीजिए, तो कितना बनेगा यहाँ पर 4x - y हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। ये प्लस y था, पक्षांतर करेंगे तो -y हो जाएगा और बनेगा ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से जब देखेंगे तो इसके बगल में y के बगल में माइनस है और इसके y के बगल में माइनस है, दोनों समीकरण देख रहे हैं समान है, समान चिन्ह में घटाते हैं, विपरीत चिन्ह में जोड़ते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर घटाने पर समान चिन्ह में घटाते हैं, विपरीत चिन्ह में जोड़ते हैं। समान चिन्ह इसलिए इसमें घटाया जाएगा, तो जब घटाएंगे तो समीकरण 1 को पहले नोट करेंगे। समीकरण क्या था 3x - y बराबर 3 है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण नंबर 2 क्या है 4x - y बराबर क्या है 8 है। अब इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर माइनस, ये बनेगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, y से y खत्म,
3x में से 4x घटा दीजिए, तो 3x में से 4x घटाएंगे तो ये बनेगा -x हो जाएगा बराबर, और 3 में से 8 घटाएंगे तो ये होगा -5 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस को काट देंगे तो x बराबर आ गया 5, x बराबर आ गया 5। अब x का मान 5 आ गया। अब x का मान जो है किसी भी समीकरण में 1 में या 2 में रख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर जो 5 निकला है वह समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेंगे। किसके जगह पे रखेंगे? x के जगह पर, x के जगह पर 5 रखेंगे। अब समीकरण 1 क्या था, तो लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर जो है 3 है। x की जगह पर 5 लिखेंगे, 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3, 3 बचे हो गया 15 माइनस वाई बराबर हो गया 3। 15 को पछांतर कर लेंगे, ये 15 पछांतर हो जाएगा, तो ये प्लस 15 पछांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, 3 में से 15 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई बराबर हो गया, माइनस जो है यह हो जाएगा 12, और माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हो जाएगा 12। यहाँ पर देखेंगे x का मान 5 आ गया और y का मान जो है यहाँ पर 12 आ गया। तो यहाँ देखेंगे भिन्न क्या बनेगा, तो भिन्न जो बनेगा 5/12 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर अतः भिन्न क्या माने थे, अतः लिख लेंगे, और भिन्न जो था x/y माना गया था, तो x का मान भिन्न क्या था, x/y था। अब x का मान कितना था, x का मान कितना है और y का मान कितना है, तो x का मान 5 था और y का मान 12 है, 5/12 हो जाएगा, 5/12। तो यहाँ पर जो है थोड़ा जगह कम है, 5/12, x का मान 5 और y का मान जो है 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 5 लिखे हैं और y का मान 12, यही ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे इसको हल किया गया है। सबसे पहले पहला समीकरण बनाया जाएगा, दूसरा समीकरण बनाया जाएगा, दोनों समीकरण को हल किया जाएगा और दोनों समीकरण को हल करके x का मान निकाला जाएगा और y का मान निकाला जाएगा। और जब x और y का मान निकल जाएगा तो भिन्न x/y था, तो x का मान भर दीजिएगा और y का मान भर दीजिएगा, तो x का मान 5/12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब एक ट्रेन है और 480 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक रेलगाड़ी है और वह एकदम समान दूरी तय कर रहा है। समान दूरी का मतलब 480 किलोमीटर पहली बार में भी गया, दूसरी बार में भी 480 किलोमीटर गया, लेकिन पहली वाला का चाल से दूसरा वाला जो चाल है वो 8 किमी प्रति घंटा क्या है, कम है। तो कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना, और माना में क्या लिखेंगे, यहाँ पर माना रेलगाड़ी की जो चाल है, माना क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेलगाड़ी की जो चाल है वो यक्स है। माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, यक्स है, मतलब जो ट्रेन चल रही थी उसका चाल यक्स मान लिया गया। पहली शर्त की बात कर रहे हैं। और दूरी कितना तय किया है, यह दूरी जो है 480 किलोमीटर जो है 480 किलोमीटर दूरी तय किया है। अब कितना समय लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे समय बराबर सूत्र क्या है, तो समय का सूत्र होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा क्या है, चाल हो जाएगा। अब दूरी इसमें कितना तय किया है और चाल कितना है, और पहला टाइम इसमें t1 लिख देंगे। t1 बराबर, पहली शर्त है दूरी कितना तय किया है, 480 किलोमीटर तय किया है, और चाल कितना है उसका, यक्स है। तो यहाँ पर 480/x जो है इसका पहला समय निकल गया। अब ये जो चाल यक्स था, अब ये चाल में 8 किमी प्रति घंटा कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे माना जो रेलगाड़ी की चाल यक्स माना गया है, अब इसमें यक्स किलोमीटर प्रति घंटा चाल में यहाँ पर 8 किमी प्रति घंटा चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पे लिखेंगे कि यदि चाल जो है 8 किमी प्रति घंटा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यदि, या लिख देंगे यदि चाल में 8 किमी प्रति घंटा 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है, यहाँ पर लिखेंगे कम हो जाती है। चाल कितना कम हो जा रही है, 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है। अब यहाँ 8 किमी प्रति घंटा जब चाल कम हो जाता है तो पहला जो चाल यक्स था उसमें से यक्स में से 8 कम हो जाएगा, तो चाल अब कितना हो जाएगा, तो पहला जो चाल यक्स था अब उसमें से ये 8 कम हो गया, तो यक्स माइनस 8 हो जाएगा, चाल हो गया। और दूरी कितना तय करना है, तो दूरी उतना ही है 480 किलोमीटर। तो लिखेंगे दूरी बराबर लिखेंगे 480 किलोमीटर जो है आपका दूरी तय करना है। अब इसका समय निकालेंगे, इसका समय का सूत्र क्या होता है, तो समय बराबर इसका सूत्र लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा गया है, सेम
सेम आपको नीचे रखना है, बस अंतर क्या है, इसमें दूरी आपका 480, इसमें भी दूरी 480, इसका चाल यक्स, इसका चाल यक्स माइनस 8, बस इसमें से 8 कम हो जाएगा। तो समय बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा यहाँ पर दूरी बटा क्या लिखेंगे, दूरी बटा जो है चाल हो जाएगा। समय का सूत्र है दूरी बटा चाल। अब इसमें दूरी कितना है, तो 480 किलोमीटर है, लिखेंगे यहाँ पर 480 हो जाएगा। और चाल कितना है, तो यक्स माइनस 8 हो जाएगा। यह जो टाइम है वो t2 हो जाएगा, वो t1 था, यह t2 हो जाएगा। तो दो समय निकल गया। यहाँ पर चाल जो है यक्स था और यहाँ पे चाल यक्स माइनस 8 है, क्योंकि इसमें 8 किमी प्रति घंटा चाल कम हो जाता है। अब यहाँ प्रश्नानुसार में बताया गया है कि इनको समय का जो अंतर है वो 3 घंटा का अंतर है। यहाँ दोनों ट्रेनों के बीच का जो समय का अंतर हो रहा है वह लिखेंगे आपका प्रश्नानुसार। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार अगर देखेंगे तो दोनों का टाइमिंग जो है, यह चालों का अनुसार अगर टाइमिंग देखा जाए तो दूसरे वाले ट्रेन से और पहले वाले ट्रेन में आपका जो है यहाँ पर कितने समय का अंतर है, तो यहाँ पर जो दिया गया t2 माइनस t1 का अंतर कितना है, 3 घंटे का है। मतलब t2 में से t1 को अगर अंतर करेंगे टाइम, तो 3 घंटे का यह अंतर हो रहा है। तो दूसरा वाला समय क्या है, दूसरा वाला समय कितना दिया है, 480 बटा में क्या है, यक्स माइनस 8 है। और ये t1 कितना है, 480 बटा में क्या है, नीचे यक्स है, बराबर क्या है, यहाँ पर 3 है। दोनों के समय का अंतर कितने घंटे का अंतर है, तो 3 घंटे का यह अंतर है। ये t2 का मान हो गया, t2 मतलब जो दूसरी शर्त से हम लोग चल रहे थे ट्रेन का जो समय था, और ये t1 जो है पहले वाले ट्रेन का। अगर ये माइनस उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 घंटा अधिक हो जाएगा। माइनस का उधर जाकर 3 घंटा प्लस जब होगा तो क्या हो जाएगा, 3 घंटा अधिक समय लगेगा। इसका जो समय इससे क्या हो जाएगा, 3 घंटे का अधिक समय लग जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो है कॉमन ले सकते हैं, कितना, 480 कॉमन ले लीजिए। जब 480 इसमें से कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1 बटा यक्स माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 1 बटा यक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हर बराबर नहीं है। अब हर बराबर नहीं है तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, ये 480 कोष्टक में यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो यक्स हो जाएगा। यक्स माइनस 8 का गुणा करेंगे तो माइनस यक्स प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 8 माइनस 1 मिलकर के प्लस 8 हो गया। और यक्स के गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 8 में यक्स का गुणा करेंगे माइनस 8 यक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ध्यान देंगे गुणा कैसे हुआ, यक्स के गुणा यक्स में, यक्स के गुणा माइनस 1 में, माइनस 8 के गुणा माइनस 1 में करेंगे प्लस 8। अब यह यक्स प्लस है और यक्स माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, अब यहाँ पर बचेगा, अब यहाँ पर बचेगा 480 बचेगा, गुणे बचेगा 8 बचेगा पूरे का बटा नीचे यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स बराबर 3 हो जाएगा। क्या क्या बचा है, 480 बच गया, 8 बच गया, यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स बराबर 3। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एक नम 3 और 3 से इसको काटेंगे तो 3 एक नम 3, 3 छक्के 18, 0 हो जाएगा। अब 160 का गुणा 8 में कर लिया जाएगा और यहाँ से 3 एक नम 3 कट गया, तो बचेगा क्या यहाँ पर। अब अगला लाइन जो लिखेंगे, अगले लाइन में क्या बनेगा, अब अगले लाइन को समझते हैं। अब अगले लाइन में लिखेंगे 160 बचा था, गुणे 8 अब बटा नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स और बराबर क्या था, यहाँ पर 1 था। अब यहाँ दुघात समीकरण बना लेंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 8 एक्स बराबर। अब 160 का गुणा 8 में करेंगे तो 160 का गुणा जब 8 में हो जाएगा तो 1280 हो जाएगा। क्या बनेगा, 1280। 1280 जो प्लस में था पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 1280 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0। अब इसमें से अब गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 1280 आ जाए, गुणा करने पर कितना 1280 और घटाने पर 8 आ जाए, तो यहाँ पर कैसे फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर लिखेंगे 40 में से अगर 32 घटा दें, 40 में से 32 जाएगा 8 हो जाएगा, यक्स हो गया माइनस 1280 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 40 में 32 का गुणा करेंगे तो 1280 आएगा और 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब दुघात समीकरण को जो फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर 40 में एक्स का गुणा करेंगे तो ये होगा 40 एक्स होगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस 32 एक्स हो जाएगा, माइनस जो है 1280 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें दो दो का जोड़ा लगा लेंगे। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे, इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 40 हो जाएगा, एक्स माइनस 40 प्लस इसमें से 32 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर एक्स माइनस 40 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों में से बाहर किसको करेंगे तो एक्स माइनस 40 वाले को बाहर करेंगे तो एक्स माइनस 40 बाहर आ जाएगा, तो एक्स प्लस जो है 32 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला यदि लिखेंगे, अगर पहला यदि की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे यदि हो जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस 40 बराबर जो है 0, 40 पक्षांतर होगा तो एक्स बराबर माइनस 40 पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा। यदि के नीचे तो लिख देंगे, पहला हमारा निकल गया। अब दूसरा यदि करेंगे तो दूसरा यदि क्या है, तो दूसरा यदि इसमें दिया है एक्स प्लस 32
बराबर क्या है 0 है, 32 पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -32 हो जाएगा, क्योंकि +32 था, पक्षांतर करेंगे तो -32 हो जाएगा। अब ट्रेन का चाल माइनस में नहीं होता, याद रखेंगे, जो ट्रेन होते हैं, रेलगाड़ी होते हैं, इसका चाल जो है माइनस में नहीं होगा। यहाँ x का 2 मान निकला है, एक 40 निकला है और एक -32 निकला है, तो 40 वाला मान को असंभव कर लेंगे, क्योंकि यह माइनस में आ गया, कभी यह मान संभव नहीं हो सकता है, इसलिए असंभव, क्योंकि ट्रेन की चाल माइनस में नहीं चलती है। तो नीचे अतः क्या लिखेंगे, आपका अतः लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल क्या माना गया था, तो लिखेंगे आपका माना अतः जो है रेलगाड़ी की जो चाल माना गया था, माना रेलगाड़ी की जो चाल है उसको x माने थे, x, और x का मान कितना आया था, तो x का मान 40 आ गया, 40 किमी प्रति घंटा। x मान क्या लिखेंगे यहाँ पर 40 किमी प्रति घंटा जो है ट्रेन का जो है या रेलगाड़ी की जो चाल बात है, तो यहाँ 40 किमी प्रति घंटा जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको फैक्टर कैसे किया गया, समीकरण कैसे बनाया गया, एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद से मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मीनार और भवन की बात कहा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर मीनार जो है, ये मीनार की ऊंचाई बड़ा होता है और भवन की ऊंचाई छोटा होता है। यह हो गया भवन और यह हो गया मीनार। मीनार के पाद यहाँ हो गया, यह भवन का शिखर है। इसका उन्नयन कोण यहाँ पर दिया गया है, कितने अंश का कोण बना है, तो बताया गया प्रश्न में कि मीनार के पाद से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना अंश है, 30 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पर जो कोण बना है 30 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 30 अंश का कोण बन रहा है। किसके पाद से, मीनार के पाद से, और मीनार के पाद से और भवन के शिखर तक का उन्नयन कोण 30 अंश है। और अगला जो बताया गया कि भवन के पाद, ये भवन का पाद हो गया और ये मीनार का उन्नयन हो गया। यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये 60 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का, 60 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है। तो भवन की ऊंचाई बताइए, तो माना ये भवन हो गया, भवन की ऊंचाई को यच से प्रदर्शित करेंगे, भवन की ऊंचाई यच हो गया। और मीनार कितनी ऊंचाई है, तो मीनार की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है, यहाँ पर 50 मीटर लिख देंगे, यहाँ 50 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका उन्नयन कोण 30 अंश और इसका पाद से इसका उन्नयन कोण 60 अंश है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, और माना में लिखेंगे माना भवन की जो ऊंचाई है, माना भवन की जो ऊंचाई है वो यच है। भवन की ऊंचाई क्या है, तो लिखेंगे भवन की ऊंचाई जो है यच है, यहाँ लिख लेंगे यच है। अब यहाँ दो त्रिभुज बना है, एक छोटा बना है एक बड़ा बना है, और इसके बीच की दूरी जो है नहीं दिया गया, तो इसके बीच की दूरी को यक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पर कोई एक त्रिभुज को पहले ले लीजिए, या छोटा या बड़ा कोई भी ले सकते हैं। तो अगर इस त्रिभुज का नाम रखे तो त्रिभुज का नाम है ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम रख दे डी। अब ये बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हम लोग चलेंगे, और त्रिभुज ए बी सी में जब चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े वाले त्रिभुज को प्रयोग कर रहे हैं, टेन थीटा का सूत्र लिखेंगे। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा बराबर सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा का सूत्र क्या है, लंब बटा आधार होता है। यहाँ लिखेंगे टेन उतर जाएगा, थीटा का मान, बड़े वाले त्रिभुज में थीटा का मान क्या है, 60 अंश है। लंब कितना है, 50 है, 50 हो गया। आधार कितना है, आधार यक्स हो गया। टेन 60 अंश का मान कर्णी में 3 होता है, कर्णी में 3 बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे बराबर, लिखेंगे 50 बटा जो है यक्स हो जाएगा। यक्स को ऊपर भेज दीजिए, कर्णी 3 को नीचे भेज दीजिए। अब यक्स बराबर क्या बनेगा, 50 बटा कर्णी में 3 हो जाएगा। ये किसका मान हो गया, यक्स का मान निकल गया। समीकरण नंबर क्या बनेगा, 1 हो जाएगा। तो बड़े त्रिभुज से जो है यक्स का मान निकाला गया। अब यहाँ पर छोटे त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, तो छोटे त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज का नाम है ए डी सी या ए बी, यहाँ लिख देंगे ए बी डी। यहाँ पर ए बी सी लिखे थे, अब यहाँ प्रयोग करेंगे त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज का नाम लिखेंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका सूत्र लिख लेंगे, टेन थीटा का सूत्र लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा बराबर हो जाएगा। टेन थीटा बराबर सूत्र क्या है, लंब बटा आधार हो जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, टेन थीटा लंब बटा आधार। और टेन थीटा, इसमें थीटा का मान कितना है, तो इसमें 60 अंश का कोण बना है, लिखेंगे टेन 60 अंश हो जाएगा, टेन 60 अंश हो जाएगा। लंब कितना है, तो लंब यच हो जाएगा। आधार कितना है, यक्स हो जाएगा। तो यच बटा जो है यक्स हो जाएगा, लंब यच है और आधार यक्स है। टेन 60 का मान यहाँ पर टेन देखिए यहाँ पर 30 अंश होगा, ठीक है। छोटे वाले त्रिभुज में 30 अंश का कोण बना है, कितने अंश का, 30 अंश का कोण बना। बड़े वाले त्रिभुज में 60 अंश का और छोटे वाले 30 अंश का। और 30 अंश का मान होता है 1 बटा कर्णी में 3 बराबर हो जाएगा यच बटा यक्स हो जाएगा। इसमें गुणा कर लेंगे,
अब यक्स में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर यक्स बराबर हो जाएगा, और यक्स बराबर हो जाएगा, और कर्णी 3 का गुणा यच में करेंगे तो कर्णी में 3 यच हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर कर्णी में 3 यच हो गया। अब इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि यक्स का जो मान निकला है, यक्स का मान जो निकला है, समीकरण में यक्स का मान निकला था, तो यक्स का मान जो निकला है वह समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में जो है रखेंगे, किसके जगह पे रखेंगे, यक्स के जगह पर रख देंगे। और यक्स का मान क्या निकला था, ऊपर देख सकते हैं यक्स का मान 50 बटा कर्णी में 3 निकला था, यही मान यहाँ पर रख दिया जाएगा। अब यहाँ थोड़ा जगह कम है तो यहीं बगल में लगा देते हैं। अब यहाँ यक्स का मान जब भरेंगे तो यक्स का मान क्या था, 50 था, 50 बटा क्या था, कर्णी में 3 था, बराबर क्या था, बराबर कर्णी में 3 यच हो गया। अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे, कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 में होगा, तो 3 का गुणा कर्णी 3 में करेंगे तो कर्णी हट जाता है, तो 3 यच हो जाएगा। 3 यच बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यच बराबर क्या बनेगा, 50 बटा जो है नीचे 3 चला जाएगा। अब देखिए कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 में करेंगे तो 3 तरीके 9, और कर्णी 9 का मान 3 होता है, तो लिखेंगे 3 यच बराबर 50 हो गया। तो यच बराबर 50 बटा 3, 3 से भाग कर देंगे, तो यच बराबर जब भाग करेंगे तो 16 सही 16 3 48, 16 सही 2 बटा 3 मीटर जो आ जाएगा, यही जो है भवन की ऊंचाई आ जाएगा। तो भवन की ऊंचाई क्या आ गया, 16 सही 2 बटा 3 मीटर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क एक बिंदु से खंभों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश तथा 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। और यह 6 नंबर का प्रश्न है, और यह प्रश्न जो है हर साल के पेपर में आ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार करके ही एग्जाम देने जाइए। यहाँ पर कैसे इसको हल करेंगे, एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक 80 मीटर के यहाँ पर एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, और दोनों तरफ जो है यहाँ पर भी एक मीनार है, मतलब यहाँ पर एक खंभा है, ठीक है, याद रखिए मीनार एक खंभा है, और इधर भी आपको एक खंभा है। दोनों खंभा समान ऊंचाई के हैं। क्या समान ऊंचाई के, मतलब दोनों की ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ से अगर इसका उन्नयन कोण देखा जाए, मतलब सड़क पर किसी बिंदु पर, तो यहाँ पर एक उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है और एगो 60 अंश का बन रहा है। तो कोई भी कोण मान सकते हैं, किधर भी मान सकते हैं। इधर आप 30 अंश मानिए, इधर 60 अंश मानिए, या पहले वाले को 60 अंश मान लीजिए। यह 60 अंश का कोण बन रहा है, और ये जो बना है 30 अंश का कोण बन रहा है, और दोनों की ऊंचाई एकदम समान है। तो यहाँ ऊंचाई को क्या लिखेंगे, यहाँ पर यच हो जाएगा, ऊंचाई यच हो गया। इसका भी ऊंचाई क्या रहेगा, यहाँ पर यच रहेगा, समान ऊंचाई है। और सड़क कितनी मीटर की ऊंचाई, कितनी चौड़ी है, तो सड़क की जो चौड़ाई है 80 मीटर है। कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है सड़क की चौड़ाई जो दिया गया है वो 80 मीटर चौड़ी जो है सड़क दिया गया है। सड़क के एक तरफ खंभा, सड़क के दूसरे तरफ भी खंभा लगा है, दोनों खंभा की ऊंचाई आपस में समान है। और यहाँ उन्नयन कोण जो है एक 30 अंश का है, एक 60 अंश का है। तो कोई भी कोण जो है इधर 30 बनाइए या इधर 60 बनाइए, आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से अगर इसके बीच की दूरी, अगर 80 में से अगर इसके बीच की दूरी x मान लें, यहाँ तक x हो गया, तो इधर की बीच की दूरी 80 माइनस x हो गया, क्योंकि इसमें से x निकल गया तो क्या बनेगा, 80 माइनस x हो जाएगा। तो एक कोण जो है 30 अंश का माना गया है, और एक कोण जो है 60 अंश का माना गया। यहाँ पे नाम रख सकते हैं, इसका नाम a हो जाएगा, इसका नाम b हो जाएगा, इसका नाम जो है यहाँ पर यहाँ लिखेंगे a b, यहाँ लिख देंगे आपका यहाँ पर a b, c लिख देंगे यहाँ पर c, यहाँ पर d, और यहाँ पर e नाम रख देंगे, a b c d रख सकते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले माना खंभों की जो ऊंचाई है वह यच है, और खंभों के बीच की जो दूरी है उसको यक्स मान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर माना लिखेंगे, माना खंभों की, माना लिखेंगे यहाँ पर खंभों की जो ऊंचाई है, माना खंभों की ऊंचाई यच है। खंभों की ऊंचाई क्या है, यच है, यच है। और खंभों के बीच की दूरी लिखेंगे, खंभों के बीच की दूरी, खंभे की बीच दूरी, बीच जो है दूरी जो है यक्स है, बीच दूरी क्या है, यक्स है। अब यहाँ बीच दूरी यक्स हो गया। अब इस त्रिभुज का नाम कोई ले लेंगे, या बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए या छोटा वाला त्रिभुज लीजिए, कोई भी त्रिभुज लेंगे आपका आंसर आएगा। तो लिखेंगे अगर त्रिभुज का नाम लेते हैं, अगर इस त्रिभुज का नाम लेते हैं ए बी सी में, त्रिभुज का नाम क्या है, लिखेंगे ए बी सी में। अब इस त्रिभुज में चलेंगे ए बी सी में, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो tan थीटा का सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। किसका सूत्र लिखे हैं, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ मान रखेंगे tan थीटा, थीटा का मान क्या है, 60 अंश है, 60 हो जाएगा। लंब कितना है, लंब यच हो जाएगा, यच हो गया, और आधार कितना है, यक्स हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, tan थीटा का मान 60 हो गया, लंब यच हो गया, आधार यक्स हो गया।
tan 60 का मान क्या होता है, कर्ण में 3 बराबर हो जाएगा h बटा x हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर लेंगे, x में गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर h बराबर, अब h बराबर हो जाएगा, कर्ण में 3 का गुणा करेंगे तो कर्ण में 3 x हो जाएगा और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1 कैसे आया समझ में आ गया होगा। छोटे वाले त्रिभुज का प्रयोग नहीं किया गया यहाँ पर, यहाँ बड़े वाले त्रिभुज का प्रयोग किया गया जो 60 अंश का कोण बना है और लंब का मान h हुआ, आधार का मान x हो जाएगा। h बराबर कर्ण में 3x आया क्योंकि tan 60 अंश का मान कर्ण में 3 होता है, कर्ण 3 में गुणा करेंगे x में तो h बराबर कर्ण में 3x हो जाएगा। अब ये छोटा त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। छोटा वाला त्रिभुज का क्या नाम है तो लिखेंगे त्रिभुज का क्या नाम है तो लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ जाएगा BDE में, त्रिभुज BDE में हम लोग चलेंगे और यहाँ लिखेंगे वही सूत्र जो लागू किए हैं, ऊपर जो सूत्र लागू किए हैं वही सूत्र जो है दोबारा लागू करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा का सूत्र क्या होता है तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा का हो जाएगा आधार और tan थीटा पर लंब बटा आधार तो tan थीटा का मान 30 अंश रखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा का मान 30 अंश हो जाएगा और लंब जो है h हो जाएगा और आधार जो दिया गया है 80 माइनस x हो जाएगा। आधार क्या है 80 माइनस x हो जाएगा। tan 30 अंश का मान क्या होता है तो tan 30 अंश का मान 1 बटा कर्ण में 3 होता है, बराबर हो जाएगा h बटा 80 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें होगा तो कर्ण 3 का गुणा h में करेंगे तो क्या बनेगा कर्ण में 3 h बराबर 80 का गुणा करेंगे तो 80 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मान रखे हैं, अब यहाँ x का मान, यहाँ पर h का मान रख देंगे। h का मान कितना आया था कर्ण में 3x आया था, यहाँ पर h के जगह पर रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, अब h का मान यहाँ रख देंगे तो x का मान आ जाएगा और इसमें x का भी मान निकालना है h का मान रखने पर। अब h का मान कितना है तो कर्ण में 3x है, अब इसके जगह पर नीचे रखेंगे यहाँ पर कर्ण में 3 हो गया और यहाँ पर h के जगह पर क्या रखेंगे कर्ण में 3x हो जाएगा, बराबर हो गया 80 माइनस x हो जाएगा। कर्ण 3 का गुणा कर्ण 3 करेंगे तो कर्ण हट जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर 80 माइनस x हो जाएगा। देखिए कर्ण 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 की 9 और कर्ण 9 का मान 3 होता है, इसलिए यहाँ कर्ण को हटा देते हैं। 3x बराबर 80 माइनस x, कर्ण 3 का गुणा जब कर्ण 3 में करेंगे तो कर्ण हट जाता है, 3x बराबर 80 माइनस x। अब x को पक्षांतर करेंगे, ये माइनस x पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ जगह थोड़ा कम है, अब यहाँ पर जगह है थोड़ा सा तो यहाँ लगा देते हैं। अब x को पक्षांतर जब करेंगे तो क्या था यहाँ पर 3x था, बराबर क्या था 80 माइनस x था। x को पक्षांतर कर लेंगे 3x प्लस x बराबर 80 हो जाएगा। 3 और 1 मिलकर के क्या हो जाएगा 4x बराबर 80 हो जाएगा तो x बराबर क्या बनेगा 80 बटा 4 हो जाएगा, 4 नीचे जाएगा, 4 से 80 काट देंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 20। मतलब जो यहाँ पर x का मान निकला है वह जो मान किसका आया है, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है बिंदु है जहाँ से 60 अंश का कोण और 30 अंश का कोण बना था, यहाँ तक आपका जो है कितना दूरी है 20 मीटर की दूरी पर यह कोण 60 अंश का और 30 अंश का कोण बनेगा। तो ये तो आ गया x का मान आ गया, x बराबर 20 मीटर आ गया। अब यहाँ h का मान निकालना है तो h का मान निकालने के लिए अब x का मान यहाँ पे रख देंगे, x का मान जब रखेंगे तो h का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान, x बराबर 20 जो आया है वह समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में जब रखेंगे तो h का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, h बराबर है कर्ण में 3x है, अब यहाँ h बराबर है कर्ण में 3 उतर जाएगा और x का मान, अब x का मान कितना रखना है तो x का मान 20 रखना है। 20 में कर्ण 3 का गुणा कर लेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा 20 कर्ण में 3 मीटर आ जाएगा। मतलब जो खंभा है वो खंभे की जो है ऊंचाई कितना हो जाएगा तो 20 कर्ण में 3 मीटर हो जाएगा और उसका जो बिंदु होगा, खंभे से जो बिंदु की जो दूरी होगा वह 20 मीटर हो जाएगा। तो दूरी 20 मीटर आ गया, ऊंचाई जो आया है 20 कर्ण में 3 मीटर आ गया है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें 2 त्रिभुज का प्रयोग किया गया है, एक बड़े त्रिभुज का प्रयोग किया गया है, एक छोटे त्रिभुज का, और बड़े त्रिभुज में भी tan थीटा और दूसरे त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में भी tan थीटा का प्रयोग करके x का मान और h का मान को निकाला गया है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न दिया गया है, एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार तथा नीचे से लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है। तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर है तथा आधार का व्यास 24 मीटर है। तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है। तंबू बनाने हेतु आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न बताया गया है कि जो नीचे का भाग है वह बेलन के आकार का है और ऊपर का जो भाग है वह शंकु के आकार का है। तो नीचे यहाँ पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई बनाएंगे
और ऊपर जो है शंकुकार भाग की ऊंचाई बनाएंगे। यह हो गया बेलन और इसके ऊपर जो रखा गया है शंकु। ऊपर क्या रखा गया है इसके ऊपर रख दिया गया है शंकु। टोटल इसकी ऊंचाई कितनी है 15 मीटर है। पूरे यह जो कैनवास बना है पूरे जो हमारा तंबू बना है और तंबू की टोटल ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर के मतलब शंकु भी और बेलन भी मिला करके टोटल 15 मीटर की ऊंचाई पर है। 15 मीटर की ऊंचाई पर हो जाएंगे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई दे दिया गया है और इसका व्यास भी दे दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है 24 दिया गया है और इसकी जो है बेलन की ऊंचाई 10 दे दिया गया है। व्यास यहाँ से लेकर के लिखेंगे व्यास 24 मीटर व्यास दे दिया गया है और इसकी जो ऊंचाई दिया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 10 मीटर दिया गया है। 10 मीटर जो दिया गया है किसकी ऊंचाई है, यह बेलन की ऊंचाई है। तो प्रश्न में किसका किसका मान दिया गया है पहले नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर दिया गया सबसे पहला मान व्यास नोट करेंगे। व्यास डी बराबर कितना दिया है 24 मीटर दिया गया है। अब व्यास 24 मीटर दिया गया है तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो r बराबर d/2 हो जाएगा। व्यास का आधा त्रिज्या होता है तो 24/2 का मतलब हो गया, इसे 2 से काट देंगे तो r बराबर 12 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r बराबर 12 मीटर, त्रिज्या 12 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया गया है, लिखेंगे यहाँ पर संपूर्ण ऊंचाई जो दिया गया है, संपूर्ण ऊंचाई, और संपूर्ण ऊंचाई कितना है लिखेंगे संपूर्ण ऊंचाई बराबर 15 मीटर है। संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर है। अब यहाँ पर बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर बेलन की जो ऊंचाई दिया गया है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई प्रश्न में 10 दिया गया है। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई जो है निकल जाएगा 10 सेमी। बेलन की ऊंचाई h हो जाएगा और h बराबर जो है 10 जो है यहाँ पर 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर क्वेश्चन मीटर में दिया गया है। अब यहाँ पर बेलन की जो ऊंचाई है उसको बड़ा एच से मान लेंगे, ठीक है ना। बेलन की ऊंचाई को यहाँ पर बड़ा एच से प्रदर्शित करिएगा। अब शंकु की ऊंचाई निकालेंगे तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो शंकु की ऊंचाई अगर निकालते हैं तो टोटल ऊंचाई 15 मीटर था और 15 में से 10 निकल जाएगा तो हमारा शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा। तो शंकु की अगर ऊंचाई इसको छोटा या से प्रदर्शित करेंगे, 15 में से 10 घटा देंगे तो एच बराबर 15 में से 10 जाएगा तो आ जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर, 5 मीटर हो जाएगा। किसकी ऊंचाई निकल गया, शंकु की ऊंचाई एच बराबर 5 मीटर। और शंकु का तिर्यक ऊंचाई इसमें निकालना पड़ेगा। यल बराबर सूत्र होता है अंडर रूट एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग होता है। ये किसका सूत्र है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। इसमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत है। अब इसमें मान भरेंगे यल बराबर अंडर रूट एच का मान कितना है, तो कहेंगे 5 का वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग प्लस और आर का मान कितना था, तो 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। यल बराबर 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो यल बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 169 हो जाएगा। और 169 किसका होता है, करनी में 169 13 का हो जाएगा। तो यल का मान 13 मीटर आ गया। यल का मान कितना है, 13 मीटर आ गया। तिर्यक ऊंचाई इसमें आवश्यकता है तो 13 मीटर ऊंचाई आ गया। पूरे कैनवास में जो है लगा हुआ जो है पूरे तंबू में लगा हुआ कैनवास का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर तंबू बनाने में, लिखेंगे यहाँ पर तंबू बनाने में लगा कैनवास का क्षेत्रफल, पूरे तंबू में लगा कैनवास का क्षेत्रफल। अब इस कैनवास में लगा क्षेत्रफल में 2 है, नीचे बेलन है, ऊपर क्या है, शंकु है। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। जब भी कैनवास निकालने की बात कहा जाएगा, कैनवास का मतलब जो कपड़ा ढकने के लिए कपड़ा निकालना है तो वक्र पृष्ठ ही निकाला जाता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πr/h होता है और शंकु का क्या होता है, πr/l होता है। ये 2πr/h πr/l, इसमें से कॉमन किसको ले लेंगे, इसमें से πr को कॉमन ले लेंगे। πr कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2h + l हो जाएगा। अब इसमें 2h + l हो गया। अब इसमें मान को क्या करेंगे, भर देंगे। यहाँ मान क्या रखेंगे, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है और यहाँ 22/7 हो जाएगा। अब आर का मान अभी देखिए यहाँ पर 22/7 गुड़े, ये गुड़ा हो जाएगा, गुड़े हो गया। और आर का मान कितना रखना है, तो आर का मान जो है यहाँ पर दिया गया है 12 है। यहाँ पर जो है पाई का मान यहाँ रखेंगे 22/7 हो जाएगा और गुड़े जो है यहाँ थोड़ा सा गुड़ा जो है आप लोगों को गलती हो गया है, थोड़ा सा सुधार कर लिया जाए। पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 और गुड़े आर का मान क्या था, 12 था। कोष्टक में आ जाएंगे, कोष्टक में हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 हो जाएगा, 2h का मतलब किसका, यहाँ पर ऊंचाई हमारा किसका चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ यहाँ बड़ा h लिखेंगे, 2πr/h था, यहाँ पर बड़ा h रहेगा, याद रखेंगे यहाँ पर क्योंकि इसमें बड़ा h माने थे। तो यहाँ लिखेंगे h का मान कितना था, 10 था, यहाँ 10 लिख देंगे प्लस
अब यह जाएगा यल, यल का मान क्या है, तिर्यक ऊंचाई आपका 13 हो जाएगा। यहाँ पर 2 पाई आर एच, एच जो लिखेंगे बड़ा एच लिखेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा ऊंचाई को बेलन वाला ऊंचाई को बड़े एच से प्रदर्शित किया गया है और शंकु की ऊंचाई को छोटा एच से प्रदर्शित किया गया। अब यहाँ पर जो गुणा करेंगे 22 का गुणा किस में होगा, तो 22 का गुणा किस में हो जाएगा, 12 में हो जाएगा, तो 22 गुणे 12 हो जाएगा और बटा में नीचे 7 हो जाएगा। 10 दूनी क्या हो जाएगा 20 प्लस 13, 20 और प्लस जो है 13 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33 और 33 हो जाएगा। और यहाँ देखिए जगह थोड़ा सा कम है, अब यहीं पर लगा देते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ जगह खाली है, इतना में लग जाएगा। अब यहाँ पर जो है रखेंगे क्या हो जाएगा आपका 22 गुणे क्या था 12 गुणे या 33 हो जाएगा, 33 हो गया पूरे का बटा 7 हो जाएगा। तीनों का गुणा कर लेंगे, 22 का गुणा 12 का गुणा और 33 का गुणा जब करेंगे तो गुणा करने पाएगा 8712, कितना आएगा 8712 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ 7 से क्या करेंगे भाग कर देंगे तो 1200 जो है 1244 आ जाएगा, 1244.57 आ जाएगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 1244.57 मीटर का स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग भी जो है समझ लिए होंगे कैसे इसको हल किया गया है। एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है, पहले व्यास दिया गया था, त्रिज्या निकाले हैं, फिर संपूर्ण ऊंचाई था, बेलन की ऊंचाई निकाले, शंकु की ऊंचाई निकाले, शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकाले, उसको सूत्र लागू किए, सूत्र लागू करके कामन लिए, कामन लेकर के मान को भरा गया है, मान भर करके इसको हल करने पर 1244.57 मीटर का स्क्वायर आंसर आ गया है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है, ऊंचाई 24 सेमी व्यास 20 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई उसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी तक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताया गया कि एक ठोस जो है बेलन है, यहाँ से ठोस बेलन जो दिया गया है वह 24 सेमी की ऊंचाई का है और व्यास जो दिया गया है, जो व्यास इसका दिया गया है वो व्यास जो है 20 सेमी व्यास दिया गया है और इसी जो है बेलनाकार भाग में एक शंकु काटा गया है उसी ऊंचाई उसी व्यास से, मतलब ऐसे शंकु को काट करके इसमें से निकाल दिया गया है यहाँ से, और यहाँ से लेकर के शंकु को काट करके निकाल दिया गया। शेष जो बचा है, इधर बच गया है पूरा हिस्सा और इधर पूरा हिस्सा बचा है और नीचे पूरा ये बचा हुआ है, ठीक ना, पूरा बचा हुआ। शेष बचे का जो है, शेष बचा हुआ भाग का जो है क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। किस आकार का है आकृति, बेलन का आकार का है। कितनी ऊंचाई है, 24 सेमी ऊंचाई है। बेलन का ऊंचाई हो या शंकु का ऊंचाई, क्योंकि दोनों की ऊंचाई इसमें क्या है बराबर है। इसमें लिखेंगे प्रश्न में एच बराबर जो है प्रश्न में दिया गया है 24 सेमी ऊंचाई है, एच बराबर लिख देंगे 24 सेमी ऊंचाई हो गया। व्यास जो दिया गया है डी बराबर 20 सेमी दिया गया है, 20 सेमी व्यास जब दिया गया है तो वहाँ त्रिज्या निकालेंगे तो आर बराबर होगा डी बटा 2 हो जाएगा, तो आर बराबर जो हो जाएगा 20 बटा 2 हो जाएगा। 2 से 20 को क्या करेंगे काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 से 20 कटेगा तो आर बराबर 10 सेमी आ जाएगा। जो त्रिज्या आ गया वह 10 सेमी आ गया है। ऊंचाई कितना है 24 सेमी, त्रिज्या जो है 10 सेमी। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या बताया गया, शेष बचे, क्या लिखेंगे यहाँ पर शेष बचे, लिखेंगे यहाँ पर शेष बचे, शेष बचे, शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें क्या क्या बच रहा है, संपूर्ण का मतलब पूरा क्या क्या बचा है, तो ये बाहर देख रहे हैं और ये नीचे का हिस्सा बचा है, तो मतलब लिखेंगे बेलन का, अब यहाँ लिख देंगे क्या क्या बच रहा है, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का, और इधर हमारा क्या है बीच में क्या है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ और नीचे बचा है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल कर सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल ये बचा हुआ है। तो 3 चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, नीचे जो बचा है पूरा हिस्सा आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई आर ई एच होता है और शंकु का पाई आर ई एल होता है और इसका आधार का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर का स्क्वायर होता है। अब इसमें से कामन क्या लेंगे, तो इसमें से कामन दिखाई दे रहा है पाई आर पाई आर पाई आर, पाई आर को कामन कर लीजिए, पाई आर कामन हो गया तो क्या बचेगा, पाई आर कामन हो गया तो यहाँ 2 एच बचेगा प्लस पाई आर बाहर हो गया तो एल बचेगा, पाई आर बाहर हो गया एक आर बचेगा। अब इसमें जो है पाई आर जो कामन होने के बाद क्या बचा 2h और यल बचा आर बचा। अब यल का मान प्रश्न में नहीं दिया गया तो इसका मतलब यल का सूत्र बदलना पड़ेगा, पाई आर को नोट करेंगे और नीचे यहाँ का बनेगा पाई आर के बाद से लिखेंगे 2h हो गया प्लस यल के जगह पर सूत्र लिख दीजिए
क्या सूत्र होता है, एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग होता है, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है, प्लस लास्ट में आर है। यह मान किसका सूत्र लिखे हैं, यल का, अंडर रूट एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग होता है। मान इसमें भरेंगे, अब मान जब इसमें भरेंगे तो पाई का मान क्या रखना है, तो पाई का मान जो है 22/7 रख दीजिए, या 3.14 भी रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 22/7 हो गया, गुणे आर का मान 10 था तो 10 रख दीजिए, कोष्टक में 2, एच का मान 24 है तो एच का मान 24 रख दीजिए, अंडर रूट हो जाएगा 24 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 24 का वर्ग प्लस और आर का मान 10 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस और आर का मान यह 10 हो जाएगा, कोष्टक बंद। आगे अब हल करेंगे, 22 में 10 का गुणा करेंगे 220/7 हो गया, 24 दूनी क्या बनेगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा करनी में। अब 24 का वर्ग, तो 24 का वर्ग क्या होता है, 576 हो जाएगा, 576 प्लस और 10 का वर्ग क्या होगा 100, प्लस या बाहर आपका 10 है। अब आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा, 220 बटा में क्या होगा 7 हो जाएगा, कोष्टक में आएंगे, अब कोष्टक में क्या दिया है 48 दिया है, प्लस हो गया, दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 576 100 जोड़ेंगे 676 हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर 676, और 676 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 हो जाएगा। 676 किसका होता है वर्गमूल, तो लिखेंगे 220/7 हो गया, कोष्टक में क्या बनेगा यहाँ पर 48 हो गया, प्लस 676 किसका वर्गमूल होता है, तो 26 का होता है, 26 प्लस 10 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ लेंगे क्या बनेगा, 220/7 हो गया, 48 26 10 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 84 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 84 हो गया, 84 7 से कट जाएगा, 7 से 84 कट जाएगा, कितने बार में जाएगा, तो 7 1 9 7 7 दूनी 14 12 बार में जाएगा। तो 220 का गुणा किस में करेंगे 12 में, 220 का गुणा 12 में होगा तो कितना आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2640 आ जाएगा, वर्ग सेमी हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर याद रखिएगा यल का मान प्रश्न में नहीं दिया गया था, जब यल का मान प्रश्न में नहीं दिया गया था तो यल का मान को निकालना पड़ेगा सूत्र के सहायता से, तो सूत्र के सहायता से हमने मान निकाला, तो यहाँ पर जो है एच का वर्ग किया आर का वर्ग किए, दोनों जोड़े 676 का वर्गमूल 26 होता है, 26 पूरा जोड़ेंगे तो 84 होगा, फिर 7 से कट जाएगा, 220 में 12 का गुणा कर लेंगे, 220 गुणे 12 2640 वर्ग सेमी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह पेपर जो है समाप्त हो गया, यह 2026 का जो है 6वां सेट पेपर था, पूरे प्रश्न को एक एक प्रश्न को जो है हल करके बताया गया। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।